नमस्कार। फोकाटोपीडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यूजुअली हमारी कोशिश है कि हम लोक कला से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं और विभिन्न विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ पाएं और उनके जरिए हम जान पाएं बेसिकली कि हमारी कलाओं में क्या कुछ हो रहा है और हम उनमें कहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसी ही एक बातचीत आज कोहबर की। कोहबर की परंपरा न सिर्फ बिहार में है बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इसकी परंपरा मिलती है और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, अन्य इलाकों पर भी मिलती है। झारखंड के बारे में हमारे पास जानकारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किन रूपों में ये होता है, किन रूपों में इसका चित्रण होता है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो बिहार में जो कुछ कोहबर बनता है उसके बारे में उसकी इनसाइट्स को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल हमारे साथ डॉक्टर मृदुला प्रधान हैं, जिन्होंने मिथिला चित्रकला में पीएचडी भी किया है। तो हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोहबर के विविध पहलू क्या हैं। जो कुछ लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं, वो उनकी जानकारी में होगा। भारत में या बिहार के लोगों ने भी लिखा है और विदेशियों ने भी लिखा है, तो उसके बारे में आपके बारे में जानकारी है, उनकी जानकारी आपको है। और उत्तर प्रदेश में कोहबर को लेकर के काफी गंभीरता से कुमुद सिंह जी काम कर रही हैं। कुमुद सिंह जी का मैं परिचय दे दूं कि आप प्रोफेसर हैं अयोध्या के एक आर्ट कॉलेज में हैं। वो बेसिकली मुझे लगता है फैजाबाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फैजाबाद में है शायद आर्ट कॉलेज। और वो लगातार कोहबर को लेकर के काम कर रही हैं। उन्होंने अपने पीएचडी के दौरान भी कोहबर पे काफी काम किया था, चित्रों का कलेक्शन किया था। कुछ चित्र उन्होंने हमें भेजे हैं जो पिछले दिनों आर्टिकल के फॉर्मेट में हमने उन चित्रों को रखा था। उनका एक आलेख था जिसमें एक फोटो गैलरी के रूप में हमने उनको रखा है, उनकी तस्वीरों को। तो उन तस्वीरों के जरिए दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोहबर का जो उद्देश्य है, उसका उसका आकार, उसके चित्रण की परंपरा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके मूल उद्देश्यों में भी कोई फर्क है क्या, चित्र परंपरा में भी कितना अंतर है, ये भी हम लोग जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की बातचीत की शुरुआत में मृदुला जी से ही करना चाहूंगा, क्योंकि कोहबर को लेकर के एक चीज ये है कि बिहार बहुत चर्चित है, बिहार में उसकी परंपरा बहुत मजबूत है, काफी कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है। तो उससे उसकी इनसाइट्स क्या है बेसिकली, इसी से शुरुआत करते हैं। मृदुला जी, एक जानकारी अगर आप हमें साझा कर पाएं कि कोहबर कला के रूप में है। लोग कहते हैं कि विवाह के अवसर पे इसको बनाया जाता है, मतलब गर्भगृह की तरह इसका इस्तेमाल होता है, जहां पति पत्नी को एक साथ रखा जाता है। कई बार इसे सेक्स सिंबल्स के तौर पे भी कहा जाता है कि वहां बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जो सेक्सुअल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के सेक्सुअल रिलेशनशिप को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। शायद इसलिए एक धारणा बनी है अलग तरीके की। एक बात इसमें ये भी कही जाती है कि ये तंत्र परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। उसके जो चित्र हैं उसके अपने तांत्रिक महत्व हैं। तो आपकी क्या धारणा है इस बारे में? सबसे पहले तो मैं सुनील जी को धन्यवाद दूं और फोकाटोपीडिया को धन्यवाद दूं, जिन्होंने हम लोगों को इस मंच पर एक साथ बुलाया। कुमुद जी हमारे साथ हैं, तो मैं उनको भी नमस्कार करती हूं। और साथ ही आप सभी श्रोतागण और दर्शक दिन जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी सादर नमन करती हूँ।
और सुनील जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोहबर सभी राज्यों की चीजें हैं, और ये सच में समझ में आती है बात कि जब दाम्पत्य जीवन की बात होती है तो कोहबर तो सभी जगह होगा ही, क्योंकि हम लोग जहाँ दुल्हा दुल्हन वर वधु एक कमरे में होते हैं, उसी को अगर कोहबर का नाम दिया गया है और वही कोहबर है, तो कोहबर तो हर एक राज्य की परंपरा में रहेगा। बस थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है सभी जगहों की, सभी के आप सामाजिक परिवेश है, समाज अपना अपना है, तो लोग कहते ही हैं एक जगह से दूसरे क्षेत्र में क्षेत्रीय परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन रहे, लेकिन मूल बातें तो वही रहेंगी, ये इसमें मैं भी सहमत हूँ। चूंकि मैं खुद मिथिला से बिलोंग करती हूँ और मधुबनी से भी बिलोंग करती हूँ, मेरा मैके मधुबनी है, ससुराल दरभंगा है, और चूंकि परंपरागत रूप से मेरी माँ, मेरी नानी, मेरी दादी सास, चाची सास, मतलब जो भी हम लोग के फैमिली में, दोनों फैमिली चित्रकला की परंपरा रही, तो हमने सीखा भी वहीं से। और उसी सीखने के क्रम में, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि बहुत सी जानकारी करने की इच्छा रही, तो मैंने बाद में इतिहास की छात्रा थी, लेकिन कोई और विषय नहीं चुन के मैंने मिथिला चित्रकला को ही चुना, और उसके इतिहास और परंपरा पर मैंने पीएचडी भी की। तो हुआ क्या ऐसा कि रिसर्च और जो घर की परंपराएं थी, मेरे रिसर्च में उस दोनों का भी समावेश हुआ। घर की परंपराएं चूंकि माँ, नानी, दादी सबसे सुनती रही और उनसे पूछती रही, खुद बचपन से चित्र बनाती रही, तो उन परंपराओं को भी लिया था मेरे मन में, जहन में वो भी परंपराएं चल रही थी कि इसका प्रतीक क्या है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी रह जा रही थी जो मेरे मन में भी एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती थी कि ये चीजें हम लोग डाल रहे हैं, चित्र में डाल रहे हैं, तो क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि माँ से जब मैं पूछती थी तो माँ कुछ का तो अर्थ बताती थी और कुछ का अर्थ नहीं बताती। लेकिन जो मैंने देखा बचपन से, निश्चित रूप से मिथिला चित्रकला में बहुत सारी चीजें आई, लेकिन कोहबर एक ऐसा चित्र है जिसे आप चित्र कहिए, दाम्पत्य जीवन का सूत्र सूत्र संकेत कहिए, या मिथिला के क्षेत्र में निश्चित रूप से कोहबर एक अलग रूप में लिया गया। कोहबर सिर्फ एक सजावट के तौर पे नहीं है, यह एक तांत्रिक चित्र भी माना जाता है, जैसा कि सुनील जी ने कहा, आपने कहा कि नहीं, यह वास्तव में एक तांत्रिक चित्र माना जाता है। दूसरी तरफ सौंदर्यीकरण का भी चित्र है, तीसरी तरफ सामाजिक चित्र भी इसे आप कह सकते हैं। तो यह दैवीय, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक सभी चीजों का इसमें समावेश है। इसलिए कोहबर मिथिला में कुछ अलग है, और शायद मुझे लगता है कि इसलिए इसकी चर्चा कुछ ज्यादा होने लग गई। यह चर्चा तो बाद में होने लग गई, क्योंकि जब व्यापारीकरण इसका हुआ, या मैं कहूंगी कि जब वो अकाल वाली घटना जो घटी है 67 वाली, जिस कुपुल जयकर ने टीम को भेजा था और रांची जितवारपुर से, इसलिए ये चर्चित भी हुआ। लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि मैंने तो महसूस किया, मैं तो बचपन से देखती आई, उस समय तो मेरा जन्म भी 67 के पहले का है, और मेरी माँ लोग उसके भी पहले की है, और उन लोग भी बनाती रही, तो मैंने तो अपने घर में शुरू से देखा। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि 67 के बाद की परंपरा है या 34 के बाद की परंपरा है। ये परंपरा की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा विस्तृत रूप से मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम लोग कहें तो ये कोहबर की परंपरा, मुझे लगता है कि रामचरितमानस में भी आया है, और रामचरितमानस में जब आया है तो जनकपुर की निश्चित रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि सीता का कोहबर वहीं हुआ था। तो हम कहेंगे कि कोहबर अभी जो चित्रित होता है वो, और कोहबर में रंग बिरंगे चित्र बनाए जाते थे वो सही है कि अब उसमें कुछ कुछ चीजें और डाली गई होंगी, लेकिन कोहबर में चित्र बनाने की परंपरा रामचरितमानस में भी है, जिसका एक जगह जिक्र भी रामचरितमानस में आया है। उसका मैं एक कहती भी हूँ, कोहबरी आने कुंवर कुंवरे सुआसन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करण मंगल गाई, लह गौरी गौरी सिखाव राम ही सिय संसारत कहे, रतिवासु हास विलास रसबस जन्म को फल सब लहे। तो ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आज की चीज है। हाँ, अब कोहबर को विभिन्न तरह से उसको लोग उसका अर्थ निरूपण करते जा रहे हैं,
तो उसमें निश्चित रूप से बहुत सारी बातें आ रही हैं। वैसे विद्यापति ने भी कोहबर की चर्चा की थी। अभी जो हम लोग कोहबर मिथिला में बनाते हैं, अभी या पहले भी जो मैंने परंपरागत रूप से मैंने देखा है, उसमें अगर हम लोग कोहबर के रूप को लें तो मिथिला संस्कृति का एक प्रतिनिधि चित्र है। और दाम्पत्य जीवन की जब शुरुआत होती है तो उसमें कोहबर को स्थान दिया गया। मिथिला में कोहबर के आप देखेंगे कि सिर्फ कोहबर को भित्ति चित्र के रूप में नहीं, कोहबर के रूप में नहीं, जब मंडप पे विवाह के लिए लड़का लड़की पहली बार वर वधू बैठते हैं तो मंडप पर भी ये चित्र होता है। मैंने इसका चित्र भेजा भी है, अगर दिखा सकें सुनील जी तो अच्छा लगेगा। जी, तब तक चर्चा जारी रहे। मैं दिखा रहा हूँ। जी। तो मैं कहती हूँ कि इसमें क्या है कि जब पहली बार वर वधू मंडप पे बैठते हैं वहां भी कोहबर, इसका मतलब कोहबर अरिपन। तो जो तांत्रिक चित्रों की बात होती है, मंडलाकृति करके हम लोग मिथिला में होता है कि कहीं भी कुछ शुभ काम हो तो मंडलाकृति करके उसको पहले आकृति प्रदान की जाती है। तो ये शुभ कार्य को जो आच्छादित किया जाता है एक सुरक्षा यंत्र में, और तो मंडप में वो कोहबर पूरा का पूरा बनाया जाता है जिस पर वर वधू और कन्या पक्ष, वर पक्ष दोनों बैठते हैं। वहीं पर कन्यादान होता है, वहीं गोत्राध्याय होता है जो पूरे उनके पूर्वज का वर्णन किया जाता है। लड़का और लड़की दोनों पक्ष के 7 पीढ़ी के पूर्वज को मिलाया जाता है और तब बातें होती हैं। तो उसके बाद कन्यादान होता है। ये सब मंडप पे होता है, तो वहां भी कोहबर बनता है। उसके बाद तो ये भित्ति अर्पण में हो गया। भित्ति चित्र में आप देखिएगा कि अरिपन जो होता है वो सफेद पिठार से होता है और सिंदूर टिक के उसको उजान्वित किया जाता है और पूजनीय बनाया जाता है, तो वहां पूजा के रूप में होता है। कोहबर रूम में जब होता है तो कोहबर रूम में आप देखिएगा कि वर वधू जब शादी करके सिंदूरदान के बाद रूम में आते हैं तो कोहबर में दोनों वर वधू उसकी पूजा करते हैं और सिंदूर टिकते हैं। उसमें बांस भी बना होता है, तो बांस को भी सिंदूर से टिका जाता है और बीच में जो बीच वाला पत्ता उसमें 7 पत्ता कोहबर में, सब मैं बाद में वर्णन करूंगी कि कोहबर में क्या क्या चित्र अंकित किए जाते हैं। तो बीच वाले पत्ते को भी वर वधू टिकते हैं। तो इसका मतलब कि पहला जो दाम्पत्य जीवन इन लोग शुरू करने के पहले, वर वधू अभी मिले नहीं है लेकिन शुरुआत में जो प्रार्थना करते हैं तो वो कोहबर को ही पूछ के तब प्रार्थना करते हैं। तो यह उस तरह से आप आध्यात्मिक रूप में इसको ले सकते हैं। उसके बाद आप कहिएगा तो कोहबर में हम लोग में लड़का की शादी हो, लड़का की शादी जब होती है तो सिंदूर जाता है। 5 तरह का पुड़िया बनता है सिंदूर का। वो जाता है, साकर होता है, सिंदूरदान के लिए जाता है, गहना के लिए, गहना वापस करने के लिए जाता है, इस तरह से 5 बनता है। तो जो शादी वाला सिंदूर का पुड़िया जाता है जिसे उसमें कोहबर ही बनता है। तो एक वो भी है जिसमें कागज में बहुत दिनों से वो सिंदूरदानी करने सिंदूर नहीं जाता था हम लोग में पुड़िया में ही सिंदूर जाता था। तो वो उसमें भी कोहबर का चित्र, ये देखिए मंडप पे चित्र बना रही हैं वो, हम मेरी बेटी की शादी का चित्र है, मेरी ननद है, तो हम लोग में वो ननद या फुआ या लड़की की फुआ, बड़ी बहन इन लोग बनाती हैं। उसके लिए उन लोग को कुछ दिया भी जाता है न्योछावर के तौर पर और वो पूरे मंडप में चित्रित करते हैं। ये बनाते हुए है। उसके बाद देखिएगा कि उस दिन हम लोग शादी के इसमें पूरा ले नहीं पाए थे, पहले शादी के दूसरे दिन फिर पूरे मंडप में वो चित्र अंकित हो गया। तो इसी पे वर वधू बैठ के तब हमारे यहाँ बच्चों की, बेटे बेटी की शादी हुई। वैसे ही जब कोहबर घर में दुल्हा दुल्हन आते हैं तो कोहबर घर में भी जो मैं कह रही थी कि सिंदूर टिकते हैं। सुनील जी धीरे धीरे दिखाते जाएंगे तो मैं बताऊंगी कि कहाँ का कौन सा चित्र है। वैसे ही लड़की वर वधू जब शादी के बाद दुरागमन होता है, जिसको गौना कहते हैं, बहुत जगह सेकेंड मैरिज कहते हैं। तो वो दुरागमन में जब वर वधू आते हैं, वो शादी में पहले तो 5 साल के बाद गौना होता था, 3 साल के बाद गौना होता था। तब जब भी वर वधू अपने घर अपनी बहू को लाता, अपनी दुल्हन को लाता था, तो वहां भी कोहबर की पूजा होती थी और वो पीले रंग का कोहबर होता। ये अंतर आप देखिएगा कि शादी वाला कोहबर, अभी मैंने अपने पीछे भी एक कोहबर लगा रखा है, वो लाल रंग का।
तो बहुत जगह शादी में सिर्फ लाल रंग का कोहबर बनता है, बहुत जगह शादी में विभिन्न रंगों से कोहबर बनाया जाता है, जिसका मैंने उसका भी चित्र सुनील जी बीच बीच में दिखा देंगे कि कैसे बहुरंगीय कोहबर बनता है। ये गंगा देवी जी का कोहबर है, गंगा देवी ने बनाया है, पद्मश्री गंगा देवी कलाकार, जो स्टाम्प में बन गया है। ये देखिए मेरा बेटा ही है, बहू को घर लाया था और तब पीले रंग के कोहबर में वो सिंदूर टीक रहा है। बेटा है, मेरी बहू है, और वो पीले रंग के कोहबर में सिंदूर टीक है। ये देखिए मैंने जो कहा था सिंदूर का पुड़िया, ये लड़का के घर से जाता है पैक होके लड़की के यहाँ, और इसी से सिंदूर निकाल के हर ओकेजन के लिए लड़की वाले लोग अपनी बेटी को सिंदूर लगाते हैं। मतलब सास भेजती है बहू के लिए और वहां उसकी माँ उसी में से सिंदूर लगा के सिंदूर निकाल के। ये देखिए मधुश्रावणी, मैंने जो कहा कि मधुश्रावणी होता है शादी के 6 महीने बाद, तो मधुश्रावणी में भी बहुत, ये शादी के बाद वाला है कि मंडप पे पुरहर पातिल हाथिल सब रखा हुआ है और पूरे मंडप पे अरिपन बना हुआ है, 2 पीढ़ा रखा हुआ है, वो वर वधु का पीढ़ा। पीढ़ा में भी हम लोग के यहाँ अरिपन रहता है, वो भी उसमें भी सुरक्षा यंत्र बना हुआ है। ये गोदावरी दत्त, पद्मश्री गोदावरी दत्त का बना हुआ पेंटिंग है, ये बहुरंगीय पेंटिंग है। ये सीता देवी, पद्मश्री सीता देवी जी का पेंटिंग है। तो ये 2-3 कलाकार जो हमारे पद्मश्री विभूषित है उनका मैंने दिया। ये देखिए आजकल क्या हो गया है कि होटल में आपको लगाने नहीं देगा, बड़ा बड़ा पेंटिंग दीवार में बनाने नहीं देगा, तो फिर भी लेकिन वो रिचुअल्स तो होना है, तो सिर्फ छोटे कागज में बना के होटल में दीवार गंदा नहीं हो जाए, उसमें कांटे हम लोग नहीं ठोक सकते हैं, तो सिर्फ पेस्ट करके, लेकिन वो रस्म जरूर हो। तो ये मेरा कहना था कि अभी भी लोग इस परंपरा को छोड़ नहीं रहे हैं, अभी इस चीज को छोटे रूप में ही, कम में ही, लेकिन उसको अभी भी जारी रखे हुए हैं और कर रहे हैं, क्योंकि एक मान्यता बनी हुई है कि आध्यात्मिक चीज है हमारा दाम्पत्य जीवन। इसी तरह जो मैंने कहा कि ये विभिन्न जो अवसर में हम लोग के यहाँ जो कोहबर होता है, ये सबका अपना अपना महत्व है। अब इसलिए इसे भित्ति चित्र और अरिपन दोनों में हम लोग मानते हैं। अरिपन के रूप में वो तांत्रिक हो जाता है, भित्ति चित्र में वो कंजुगल लाइफ की शुरुआत के लिए एक शिक्षाप्रद भी है। कैसे उसमें माँ जब बनाती है, सब पूछते ही है क्यों बनना है, तो इसमें क्या क्या है ये माँ बताती जाती है, या जो भी घर की बड़ी बूढ़ी जो बनाती हैं उनके साथ पूरे गांव को यंगर जनरेशन लगता है, क्योंकि अकेले ही बनाना संभव नहीं होता है, तो एक आउटलाइन करती जाती है जिनको ये आता है अच्छे से, और साथ साथ लग के दूसरी लड़कियां जो कम उम्र की लड़कियां सब हैं, या और जो बरबधू बहुएं हैं, उन लोग मिलके बनाती हैं। फिर यही बेटी अपने ससुराल जाती है, वो मेमोरी में जाता है, वो वहां फिर ससुराल में जाके बनाती है। इसलिए ये एक जगह की परंपरा नहीं है, पूरे मिथिला क्षेत्र में हो जाता है। अभी चर्चा हो रही थी तो मैंने वही कहा था कि गोदावरी जी जितवारपुर की नहीं है, वो तो मैके से लेके आए, उनका मैके कहीं और है, गंगा देवी का मैके कहीं और है, वो रसीदपुर की है। लेकिन तो ये परंपरा मैके से ससुराल, माँ से बेटी, इस तरह से चली आती है और इसी में लोग सीखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोहबर में अगर आप हम लोग चित्रण के रूप में देखें, मिथिला में जो परंपरा है उसमें सही कहा सुनील जी ने कि अब तो रिसर्च के दौरान बहुत लोग अर्थ भी निकालते हैं, बहुत लोग अर्थ का अनर्थ भी निकालते हैं, बहुत लोग अर्थ को और सार्थक बनाने के लिए, पहले इतना सोच के नहीं बनाया जाता होगा, कुछ बातें थी जो निश्चित रूप से थी, उसमें मैं कहूंगी जो निश्चित रूप से बातें थी वो 7 पुरैन का पत्ता जरूर थी, क्योंकि ये 7, 9 कभी नहीं हुआ, 10 कभी नहीं हुआ, 8 कभी नहीं हुआ, 7 पुरैन का पत्ता है तो 7 पुरैन का पत्ता है, ये निश्चित रूप से। उसमें नव सूर्य चंद्रमा नव नवग्रह ककवा ये है तो है, इसमें बांस का चित्रण है तो है, क्योंकि इसकी पूजा होती है, इसको सिंदूर टीका जाता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, सौंदर्यीकरण में अब दूल्हा दुल्हन बन रहे हैं तो हो सकता है पहले दूल्हा दुल्हन नहीं बनते होंगे, अब भरने के लिए भी लोग बनाते हैं, शिव पार्वती बनाते ही हैं, पालकी बहुत में पालकी, ये सब हम, मैं इसलिए कहूंगी कि अगर हम लोग कोहबर को ले, अब मैं कोहबर के चित्रण पर अगर चर्चा करना चाहूँ तो सुनील जी से मैं अगर अनुमति हो तो मैं उसके चित्रण पर बात करूं कि अगर कोहबर को हम लोग लें तो कोहबर को 6-7 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें उसके चित्र को हम लोग बनाते हैं।
एक तो जो केंद्रित चित्र है जिसमें आप मृदुला देखते जी, होंगे जी मृदुला जी, कोहबर के चित्रण और उसके प्रतीकों पर हम लोग अभी आते हैं। जी एक एक बहुत अच्छा ब्रीफ आपने जानकारी दी, होलिस्टिक। कुमुद जी, उत्तर प्रदेश में कोहबर आपको किस रूप में दिखता है? कुमुद जी को आवाज मिल रही है? कुमुद जी को आवाज हाँ मिल रही जी है? जी, मिल रही। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोहबर की परंपरा किन रूपों में मिलती है? अभी जैसा कि मृदुला जी ने भी बताया, तो बहुत सारी चीजें तो मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अंतर भी है, बहुत सारा। और कोहबर जो उत्तर प्रदेश में बनता है, वो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक कमरे में ही बनता हो। ये एक एक यहाँ की जो विशेषता है, हमने जो बचपन में देखा, बचपन से घर के अंदर भी बनता है, जहाँ पे मतलब वो दूल्हा दुल्हन का कमरा रहता है, और कभी कभी बरामदे में भी बनता है। घर के जो कमरे के जो अंदर का जो गांव में जो बरामदा होता था आंगन के चारों तरफ, उसमें भी बनता था, और बनता भी अभी भी है। ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि वो घर के अंदर बने। दूसरी बात यह है कि कोहबर की एक मतलब मुझे तो हमेशा ये दुख होता है कि उत्तर प्रदेश में कोहबर की बहुत समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन अ, यहाँ उसको उचित या तो सम्मान नहीं मिला, या किसी ने उसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसको हाईलाइट नहीं किया। तो अभी अपने रिसर्च के दौरान ही मैंने ये महसूस करने लगी थी मैं, कि अब ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से शायद विलुप्ति के राह पे जा रहा है, जबकि मेरा रिसर्च वर्क 92 से 2002 के बीच का है। तो उसी बीच में जब मैं रिसर्च कर रही थी, तभी मुझे लगा कि अब जो अभी तक भी बनता रहा, शायद आने वाले दिनों में ये उतना भी ना बने। और उसका परिणाम मैं सच में अभी देखती हूँ कि कोहबर कंपलसरी तो है, जरूर बनता है, लेकिन वो बन पहले पूरे घर को सजा दिया जाता था। आवाज आई? आवाज आ रही है? आवाज जा जी, रही आ है? रही है, आ रही, आ रही है जी। तो अच्छा, ठीक ठीक। तो कोहबर तो बहुत ही और बहुत सुंदर सुंदर भी बनता था, बहुत बड़ा भी बनता था। और उत्तर प्रदेश में 5 कोहबर बनता था। एक तो मेन रहता था, एक जो मुख्य कोहबर रहता था, जहाँ वर वधु सारे रिचुअल्स करते थे, और उसके अलावा 4 और भी जरूरी थे। वो 5 बनना कंपलसरी था। अभी भी हमने जो पता किया है, 2-4 घरों में आज भी वो 5 कोहबर बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो 4 कोहबर, एक जो मेन तो रह गया, मगर जो 4 जो उसके समानांतर और 4 बनते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब एक पे आ गया। उस एक का भी हालत ये है कि अब धीरे धीरे वो कोहबर, जैसे आपने बताया कि होटल वाले बनाने नहीं देते हैं, या मैरिज हॉल वाले नहीं बनाने देते हैं, तो अब हमारे यहाँ जो वो कागज पे कोहबर बनता है, एक तो उसकी रचनात्मकता या कलात्मकता हम कहें कि प्रभावित हो गई। जो सबसे बड़ी खराबी आई, हम कहेंगे कि अब कोहबर उत्तर प्रदेश में प्रिंट होके आने लगा। मतलब वो 5-10 रुपए में प्रिंटेड कोहबर जो मिल रहा है, वो कहीं भी वो परंपरागत कोहबर नहीं रहता है उसमें। वो जो कहा जाता है कि जो फैक्ट्री वाले जो छाप दे उसमें, चाहे गणेश जी को छाप दे, चाहे शंकर जी को छाप दे, या कलश बना दे, तो जो मतलब परंपरागत जो कोहबर था, जो प्राचीन काल से हमारी दादी नानी से चला आ रहा था, वो धीरे धीरे प्रभावित
बहुत ज्यादा हो गया। और अभी तो बन रहा है, कुछ लोग हैं जागरूक हैं जो अभी बता रहे हैं, बना रहे हैं। और हमारा भी प्रयास रहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, हम बहुत ज्यादा उन लोगों को कहते हैं कि नहीं आप कोहबर बनाइए। तो कोहबर बन रहा है। लेकिन अभी हम बिहार के सामने तो हम अभी, मुझे ये कहने में दुख हो रहा है कि बिहार कलाओं के मामले में बहुत रिच है। और इसलिए रिच है कि बिहार के लोगों ने लोक कला के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया, जो कि उत्तर प्रदेश वालों ने या उत्तर प्रदेश में किसी ने भी अब हम उस किसी में किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने या जो इस क्षेत्र में काम कर सकता था, जो सक्षम था, किसी ने इस चित्रकला के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। कुछ भी काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और बल्कि मुझे ये भी कहने में दुख हो रहा है कि दो चार जो संस्थान हैं, लखनऊ में है, अयोध्या में भी है, और जब मुझसे उनकी मुलाकात होती है और जब मैं उनसे उत्तर प्रदेश के लोक चित्रों के बारे में बात करती हूँ, विशेषकर पूर्वांचल, भोजपुरी क्षेत्र या पूर्वांचल जहाँ की मैं हूँ, तो वो लोग सिरे से नकार जाते हैं। मतलब ये विडंबना है कि उनके सामने एक कलाकार बैठा हुआ उनसे बात कर रहा है। मैं मतलब हमने तो रिसर्च बाद में किया, लेकिन बचपन से ही हम तो कवर बनाते रहे हैं और उसी में डूबे रहे। और हमने हाई स्कूल तक कभी ड्राइंग पढ़ा नहीं, लेकिन इंटर में हम ये सोच लिए थे कि मुझे पेंटिंग से ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था। तो उनको ये भी नहीं लगता है कि वो किससे बात कर रहे हैं, किसके सामने ये बात वो कह रहे हैं। वो सिरे से नकारते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा लोक चित्र है ही नहीं। तो ये बहुत ही मतलब ये क्या कहूँ, ये तो विडंबना है ये। और इसीलिए यहाँ का जो कुंवर है वो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं आ पाया। जबकि मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ का कोबर भी बहुत खूबसूरत है। इसमें भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, जितने उसके प्रतीक हैं, ये सुनील जी जब चाहेंगे मैं उसके बारे में हम बताएंगे। उसमें बहुत सारे प्रतीक रहते हैं, कलरफुल रहता है। कलर में हम ये कह सकते हैं कि वो लाल, पीले और हरे, गेरू, ये चार रंग जो हैं, ये प्राचीन काल की मैं मतलब पुराने समय की मैं बात कर रही हूँ, जब हम लोग छोटे थे। तो लाल, पीला, हरा और गेरू, ये चार रंग सिर्फ प्रयोग किए जाते थे। और चावल का जो पीठी बनता है, चावल का जो हम लोग कहते हैं उसको चौरट, जी। चावल पीस के गीला करके उसको पीस लिया जाता है, एक लेप बनाया जाता है जिसको हमारे यहाँ चौरट कहते हैं। तो सबसे पहले कोहबर बनाने वाले जगह पे उस चौरट से एक सफेद दीवार तैयार कर दी जाती थी, क्योंकि ज्यादातर उस समय घर मिट्टी के होते थे। चाहे वो अपने गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है, लेकिन उसके घर में मिट्टी का ही गोबर की मिट्टी से ही लेप चलता था, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। भले वो खपड़ैल का घर होता था, दो कभी कभी किसी किसी के दो मंजिले घर भी रहते थे खपड़ैल के, लेकिन दीवार पे मिट्टी का ही लेप लगता था। तो उसके धरातल पे चौरट पीस के और उसको वाइट सफेद कर दिया जाता था। उसके बाद गेरू से उसको रेखांकित करते थे, उसका स्केचिंग करते थे। और जैसे मृदुला जी ने बताया कि एक जो एक्सपर्ट औरत रहती थी वो स्केचिंग कर देती थी, हमारे यहाँ भी। और जो घर की महिलाएं हैं वो मिलके किसी एक को निर्धारित हो जाता था, ये लाल तुम्हें भरना है, हरा तुम्हें भरना है, पीला तुम्हें भरना है। तो ऐसे फिर वो सबको निर्धारित हो जाता था और सब लोग मिलके उसको बनाते थे। और ये तो एक मतलब विशेष बात हो गई। और एक मृदुला जी जो अभी कह रही थी कि अरिपन की बात आप कर रहे थे मृदुला जी, तो अरिपन को हम समझ रहे हैं कि वो हमारे यहाँ उसको चौक पूरना कहते हैं। वो कोहबर में नहीं, हम तो उसको कोहबर में नहीं शामिल करते हैं। वो चौक पूरना है, एक अलग से चौक बनाना हुआ अच्छा, मेरे ख्याल से। हम नहीं जो नहीं बता रहे, हो सकता है वो मेरा बिहार में कहना उसको था ना
कोहबर की आकृति जो है ना, वो पूरी की जी पूरी आकृति मंडप में भी हम लोग के यहाँ जी उतारी जाती है, इसीलिए वो पूरा अरिपन का रूप होता है। जी मंडप में एज इट इज जो भित्ति में उतारा जाता है वही आकृति मंडप में, लेकिन मंडप में वो अच्छा पिठार से, जिसको आप चौरक अच्छा बोली ना, वो हम लोग के यहाँ पिठार से बनाया जाता है और उसमें सिंदूर हाँ टीक के पूजनीय बना दिया जाता है। और दीवार में जो अच्छा बनता है वो कलरफुल बनता है या लाल अच्छा रंग से, फिर हाँ वो कलर इसलिए। लेकिन आकृति, अच्छा आकृति दोनों में सब चीजें रहेंगी, जो चीजें हाँ भित्ति हाँ चित्र में है वही चीजें मंडप में भी रहेंगी, मतलब अरिपन में भी रहेंगी, कोई भी चीज उसमें छूटता नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि सौंदर्यीकरण के लिए बाद में उसमें दुल्हा दुल्हन लोग डालने लग गए, पालकी डालने लग गए, वो सब सौंदर्यीकरण के लिए आ गया, लेकिन आध्यात्मिक रूप जो है वो दोनों में रहा। जैसे सूर्य, चंद्रमा, नव नवग्रह, तकवा, बांस और मेन आकृति जो 7 पुरैन का पात है वो मंडप में भी बनता है और दीवार में भी बनता है। जी आप आगे बोलिए। जी हाँ ये अंतर है हमारे यहाँ। हाँ हमारे यहाँ जो चौक बनता है उसमें तो डिजाइन अपने हिसाब से, उसमें ऐसा नहीं कि जो कोबर में बनता है वही बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चौक का तो अपना स्वरूप है, वो अपनी डिजाइन जो भी बना रहा वो अपने हिसाब से बनाता कि है। हम एक्चुअली तो हम लोग के यहाँ ना कोहबर को एकदम माना जाता है जी आध्यात्मिक। तो हम लोग यहाँ कोहबर जो शुरू भी किया जाता है तो एक सुहागन कोई भी बनाए, लेकिन पहले एक सुहागन उसमें लाल बिंदु डालती है जो जब कोहबर बनने लगता है, उसके बाद ही कोई छूता है, उसके बाद ही अच्छा कोई तो लगती, लेकिन पहले बिंदु जो डालेगी कलर वो सुहागन ही डालेगी, वो भी नियम है, अच्छा उसमें कोई नहीं ये शुरू कर हमारे सकता। यहाँ जी नहीं, तो ये हाँ उत्तर तो प्रदेश में थोड़ा ये सा नहीं है, ये नहीं इसको है आध्यात्म, उत्तर प्रदेश। हाँ इसलिए कहा कि मिथिला में थोड़ा सा इसको आध्यात्मिक रूप ज्यादा दिया गया कि कोहबर एक पूजनीय प्रतीक, उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं ले लिया गया, उसको एकदम पूजा के रूप में लिया गया है। इसीलिए सबकी कंजुगल लाइफ में, इसलिए मधुश्रावणी जो मिथिला में बहुत कंजुगल लाइफ का पूरा हॉलिस्टिक 15 दिन का पर्व होता है, जिसमें पूरा दाम्पत्य जीवन की कहानियां बताई जाती हैं शिव पार्वती की कहानी के थ्रू, या सृष्टि का जन्म, पृथ्वी का जन्म, सृष्टि कैसे होगा सब बताई जाती। 15 दिन का वो कहानी कथा के रूप में, गीत के रूप में, चित्र के रूप में, सभी में होता है। तो वो कंजुगल लाइफ का पूरा स्टोरी, उसमें भी कोहबर मस्ट है। आपको मैंने कहा दुरांगमन जो 5 साल बाद भी होगा तब भी कोहबर मस्ट है, क्योंकि वो इस यहाँ का कोहबर उसका पहला होगा, ससुराल का लड़की का पहला कोहबर होगा, इसीलिए वो मस्ट है। 5 साल पहले शादी हो गई, उस समय बाल बच्चे भी लेके लड़की आ रही है, ससुराल आ रही है तो साथ में बच्चा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी जब कोहबर में प्रवेश कर रही है तो वो कोहबर को पूजेंगी, तब उस घर में अपना पारिवारिक जीवन शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कोहबर को पूजनीय बनाने, इसलिए हम लोग में ये परंपरा आज नहीं तक नहीं आध्यात्मिक नहीं, इसीलिए ये परंपरा आज तक नहीं छूटी। एक मन में डर रहता है हर माँ को, अरे मेरी बेटी का कंजुगल नहीं लाइफ नहीं ठीक से हो। ऐसा नहीं है आप तो इस यहाँ एक सवाल है जी मेरे नहीं मन में, लेकिन पहले कुमुद नहीं जी अपनी बता रहे बात हैं रख लें, फिर वो जी सवाल जी मैं जी पूछता आप हूँ। क्या जी जी नहीं एक बात और हम कहना चाहेंगे, आप क्या इससे भी कोहबर ज्यादा समृद्ध हो गया कि आपके यहाँ कोहबर परमानेंट वो रहता है, ठीक है, उसको मिटाया नहीं जाता है शायद। नहीं मिटाया जाता है, हमारे यहाँ क्या है उत्तर पहले प्रदेश जब भित्ति चित्र बनता था ना तब तो मिटा दिया जाता था, क्योंकि उस समय तो दीवार, और हर नहीं शादी अभी में अब नया बनता था, हर शादी में नया बनता था, इसलिए मिटाना था ही। हाँ इस वही बार कह का रहे हैं कोहबर, इसका हमारे यहाँ कोहबर क्या देखिए है। यूज नहीं होगा तो इसलिए मिटेगा ही। जी इसीलिए ये नहीं है कि उसको हम लोग एक ही कोहबर को हर शादी नहीं में यूज हमारे करें। यहाँ क्या है कि 1.25 महीने नहीं नहीं ये नहीं यूज करते हैं, लेकिन आपके यहाँ फिर भी हमने देखा कैसे मिल गया, अगर वो मधु भोज में मिल गया मधुश्रावणी कोहबर तक तो लोग कैसे रखते मिल हैं, गया। अगर मधुश्रावणी कहीं तक न लोग रखते कहीं हैं। नहीं कुमुद हाँ जी, तो हमारे वही यहाँ ना बता रहे हैं, मधुश्रावणी तक तो रखते हैं, वही बता रहे हैं मधुश्रावणी तक हमारे जरूर यहाँ रखते क्या हैं। तो मेरे यहाँ क्या है कि वो शादी के तुरंत बाद, शादी के हाँ सवा तुरंत महीना बाद तक। 1.25 महीने में, या पंडित जी जब भी कह देंगे, पंडित जी जब भी बता देंगे कि 1.25 महीने के जी 1.25 महीने में, तो उसको आ,
नहीं उसको हम लोग मतलब एक कहते हैं, कभी लोग कहते हैं कोबर सिरवा देना है, उठाना है, तो वो एक फंक्शन होता है, उसमें पूरे हम्म, नात रिश्तेदार जो आए रहते हैं वो वहाँ खाना भी उनको खिलाया जाएगा, पूरी बखीर वो बनेगा, पूरा एक छोटा वो मोटा एक फंक्शन वो होता मैं है, और तब वो थोड़ा कोबर सा को मिटा बताऊं, दिया जाता है। वो हम लोग के तो यहाँ भी ये भी होता है। तो मुझे वो हम लोग के यहाँ भी होता है, क्योंकि हम लोग दोनों इसमें लगे हुए हैं, तो बताओ। हम लोग के यहाँ मधुश्रावणी के बाद ये जी, होता है, और तब तक लड़की काला रंग का कुछ नहीं पहनती। जिस दिन ये रस्म होता है कि अब उसमें हम लोग यहाँ कोहबर में क्या होता है ना, जानक डाला बनता है मिट्टी का, उसी पर हाथी बनता है, और लड़की उसी पर गौर पूछती है। तो गौर जो पूछती है मधुश्रावणी में भी उसमें गौर पूछती है। अभी सुनील जी के पास जो मैंने फोटो भेजा है, उसमें सुनील जी देखेंगे कि उसमें गौर, जानक डाला और हाथी सब भी उसके सामने, जहाँ मधुश्रावणी वाला है उसमें वो भी है। तो लड़की उसी पर गौर पूछती, गौरी का पूजा करती है। तो जानक डाला और हाथी वाथी सब मधुश्रावणी के बाद तब भसान होता है। नहीं जैसे विवाह, दुर्गा हाँ, पूजा, विवाह में तो कोबर का हमारे यहाँ भी बहुत वैल्यू है, हमारे यहाँ नहीं भी नहीं, बहुत उसके वैल्यू है, बाद वो क्योंकि भसान जब होता है ना, कोई उसके बाद बिना से कोहबर बिना हटता है। कोबर के, कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं साल हम कह रहे हैं कि मधुश्रावणी तक कोबर मिलेगा। हमारे यहाँ भी बहुत, अब दिक्कत क्या हो गई है कि अब तो नहीं लड़की लोग बाहर हमारे यहाँ चली जैसे जाती क्या है। है कि कोबर का, हाँ, इस नहीं पर कोबर का यहाँ भी जी। बहुत वैल्यू है, बिना, जी कोहबर से कुछ नहीं होगा। जी जी, हाँ, मतलब बिना जी, कोबर के आध्यात्मिक मुझे लगता है आध्यात्मिक कि यहाँ भी बहुत है, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं जी, होगा। कोहबर दाम्पत्य के जीवन। प्रतीकों पर भी कुमुद जी कुछ चर्चा डालें। उत्तर प्रदेश में कोहबर जो चित्र बनते हैं दीवारों पर, ज्यादातर आज भी दीवारों पर वहां बन रहे हैं, तो वहां जो चित्र हैं उन चित्रों की विशेषता क्या है, उसके तत्व क्या हैं, इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालें। सबसे पहले तो उसमें यही है कि एक तो सबसे उसकी विशेषता जो मेन है कि वो जहां भी कोहबर बनाना है वहां एक आयताकार या चौकोर घेरा बना दिया जाता है, और वो घेरे को डिजाइन किया जाता है। तो ज्यादातर तो पहले ज्यामिति डिजाइन बनता है, त्रिभुज बन जाता है, आड़ी तिरछी रेखाएं उसमें बन जाती हैं, या उसको फूल पत्तियों से सजा दिया जाता है। ये तो उसके बाहर का पूरा जो एक आयताकार बना दिया गया। उसमें क्या होता है कि किसी किसी में तो वो चारों घेरा बन जाता है, और किसी किसी में नीचे खुला भी रहता है, एक जैसे घर का दरवाजा हो तो वैसे नीचे खुला भी रहता है ज्यादातर चित्रों में। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि ये जब घेरा बन जाता है, इसके बाद अंदर उसके मुख्य रूप से ये बांस का चित्र बनता है, ये भी बांस का है। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बांस का चित्र बहुत ज्यादा बनता है, उसके लेकिन कई फॉर्म है, कई आकार में बनता है। एक ये है, दो तीन तरह के बांस के आकार होंगे सुनील जी के पास, हमने भेजा है। ये जैसे चारों देखिए घेरा उन्होंने कर दिया, अब इस घेरों को उन्होंने एक उत्तर प्रदेश में ये बांस का एक वो है, जो घेरा भी बना है उसमें बांस का एक सिंबल बना हुआ है। इसी तरह का बांस कभी कभी बीच में बन जाता है, बीच में मुख्य रूप से बांस बनता है। तो बांस का जो प्रतीक है वो तो जैसे आप सब लोगों को पता ही है। अब ये देखिए ऊपर खुला हुआ है, तो ये जैसे घेरे को ऊपर कभी कभी वो लोग खोल देते हैं, तो जैसे एक एक कमरे का समझ लीजिए, एक कमरा है उसमें एक दरवाजा है, या ये घर है उसका दरवाजा है, या कहीं कहीं वो मंदिर भी मान लेते हैं कि एक मंदिर है जिसका एक दरवाजा भी है। और इसमें तो नहीं है कि ये देखिए आयताकार है। तो हम हमारे यहाँ जो है वो ज्यामिति डिजाइन का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ज्यामिति डिजाइन का। बांस भी जो बनेगा उसमें बीच बीच में ज्यामिति डिजाइन बन जाएगा। तो बांस का जो प्रतीक है वो, जैसा कि सबको पता है कि बांस जो है वो, ये कोबर है, इसमें 5 कलश इधर भी बने उधर में, बीच में ये बीच में छोटा छोटा दो है वो बांस के पेड़ बने हुए हैं, बीच में एक मायर बना हुआ है, मायर जिसको मातृ देवी माना जाता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उसको मायर बोलते हैं। जैसे गाँव में हाँ भाषा मैया अब भ्रंश हो जाती है, माँ का मायर हाँ हो गया, मै हाँ मैया हो गया, मैया कह मैया रहे तो नहीं मायर, बोलते। मायर हो गया। हाँ, तो वो बीच में एक मायर भी बनता है। तो ये तो थोड़ा सा आधुनिक है, इसमें बाद में आके देखिए जो गोबर की पीठी लगी है, और कपड़ा जो है वो कपड़ा सचमुच का कपड़ा चिपकाया गया है। तो ये समय के साथ जैसे जैसे थोड़ा परिवर्तन हुआ,
तो उसमें वो लोग कपड़ा भी पहनाने की जगह पे वो चित्र बनाने की जगह पे उसमें थोड़ा डिजाइन बनाने लगे। तो मुख्य रूप से हम लोगों क्या ये जो कोबर है इसके साथ 5 कोबर था, लेकिन मेरे पास फोटो में एक ही आ पाया, साइड में कट गया वो। तो हम लोग क्या बांस मेन बनता है मुख्य रूप से, और उसके अलावा सिलबट्टा बनता है, पता नहीं आपके यहाँ, वो तो बाद में पता चलेगा। हम लोग क्या जो सिलबट्टा भी नहीं, उस हम लोग समय सिर्फ घर का जरूरी सामान रहता था, जैसे सिलबट्टा हो गया, और ये ओखल मूसल हो गया, ये भी बनता है, ओखल मूसल बनता है। उसके अलावा दुल्हन जितना भी श्रृंगार का सामान यूज करती है, वो सिंघोरा बन गया, जो आप बता रही थी कि वो आप लोग क्या पुड़िया में जाता है, वो हमारे यहाँ सिंघोरा बन गया। हाँ। और शीशा बनता है, कंघी बनता है। इसके अलावा सूरज बनेगा, चांद बनेगा। और उसके बाद उसके अलावा उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारे यहाँ सांप, गोजर, बिच्छू, मतलब जितने भी उस समय हमारे आसपास जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जानवर जो पाए जाते थे, वो सब उस कोहबर में अंकित किए जाते, और ये कंपल्सरी होता था। जैसे सांप, गोजर, बिच्छू, सिंघोरा, श्रृंगार का शीशा, कंघी, ओखल मुसल और सिलबट्टा, ये एकदम कंपल्सरी होता था, हर कोहबर में बनता था, ये बनता है भी अभी भी। उसके अलावा बांस का पेड़ बनेगा, या कहीं बांस का नहीं बनता है तो केले का वृक्ष बनता है। और उसके अलावा सूरज चांद हमारे यहाँ भी बनता है, बस उसका फॉर्म थोड़ा सा अलग होता है। अलग होता है, वो तो और अलग है। उसमें एक चीज और है कि उसमें बनता है कि जैसे ऊपर एक दोहा भी वो लोग लिखते, हाँ डोली बनता है, डोली जरूर बनेगी, तो जिसको चार कुम्हार, जो कुम्हार जो होते हैं वो ढोने वाला, और कहार बीच लेके में जाते डोली हैं। बन जाएगी, दुल्हन बैठी है। हाँ, कहार लेके जाते हैं, ये जरूर, हाँ। मतलब ये कंपलसरी जो है वो हम आपको बता रहे हैं, ये बनता हाँ। है। नीचे में नवग्रह में 9 जो आकृतियां बनती हैं, कहीं लोग नवग्रह बना देते हैं, कहीं सप्त मातृकाओं का वो लोग बना देते हैं, 7 बना देते हैं। और वही सिंपल प्रागैतिहासिक काल की तरह त्रिभुजाकार वो आकृतियां रहती हैं, और सबका सिंबॉलिक वैल्यू रहता है कि वो सप्त मातृकाएं बनी या नवग्रह बन गए हैं, तो वो उनको भी वहां पे बनाया जाता है। इसके अलावा उसमें दोहा भी ज्यादातर जगहों में दोहा भी लिखा जाता है, जो एक रामायण का भी है, जब तक गंग जमुन जलधारा जल अचल अचल रहे रहे यही बात अहिवात तुम्हारा, तुम्हारा। एक ये, हाँ ये एक बनता है। और अभी ये इन्होंने सुनील जी ने एक दिखाया था, उसमें है जैसे कि सजा रहे यह प्रेम बगीचा अमर प्रेम की लाली से, और दूल्हा दुल्हन का नाम लिख के कि हरेंद्र तुम भी सजी रहो नीमा जैसी माली से, नीमा तुम भी सजी रहो हरेंद्र जैसे माली से। तो ऐसे बहुत सारे दोहे भी उसमें, एक एक दोहा भी लोग लिख देते थे। उसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम कहते हैं बार बार कि हमारे यहाँ नाम भी लिखा जाता है, जिसका भी कोहबर है। जैसे कोहबर तो लड़का लड़की दोनों के घर बनता है। अगर लड़के के घर का कोहबर है तो पहले लड़के का नाम लिखा जाएगा राम, और इधर सीता। लड़की का है तो सीता का नाम पहले होगा और राम का नाम बाद में होगा। एक बात। ये एक रहता है कि मतलब जब वो लिखते हैं पहले बाद में नहीं, वो तो सामने रहता है, मगर जैसे बाएं साइड में जो रहेगा वो जैसे लड़की कार्ड का रहेगा तो कार्ड लड़के का में नाम, लिखते लड़के हैं। का रहेगा तो लड़के का नाम। एक बहुत ही मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दोनों जगह दोनों को बराबर एक बराबर। सम्मान मिलता है, कि वो दोनों का नाम लिखा जाएगा, और जिसके घर का कोबर रहेगा उसका नाम बाएं साइड में पहले लिख दिया जाता है। तो ये एक मतलब हमने जो रिसर्च में पाया, जो देखा बहुत सारा ये। और दूसरी बात है कि उसके बाद उसमें वो क्या कहा जाता है, वो चिड़िया भी उसमें बनती है। उस चिड़िया में ज्यादातर वो तोता बनता है, तोता को ही ज्यादा बनाया जाता है। और ऐसे फोक फॉर्म में जो चिड़ियाएं बन जाती है वो तो एक फोक फॉर्म में बनता है, उसका कोई बहुत पहचान नहीं रहता है। लेकिन पहचान में तोते का बहुत बनता है, तोते का हम लोगों के यहाँ बनता है। तो तोता तो मुझे लगता है भी कि ऐसे भी फोक में तोते का बहुत वैल्यू है। फोक साहित्य में भी देखिए तो तोता मैना की कहानियां बहुत फेमस है, जो हमारे लोक से चली आ रही हैं। तो अब या तो मुझे लगता है कि तोता थोड़ा भाषा सीख लेता था, या हो सकता है इसलिए भी वो ज्यादा आकर्षित करता हो।
तो इसलिए हमें लगता है कि शायद वो कुछ शब्द सीख के बोल देता था, तो हमें लगता है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या जो भी होगा। हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कभी कभी कोबर में हाथी मेन बन जाता है, बीच में हाथी बन गया या एक एक घोड़ा बन एक गया। तब ये बात दो और बताइए जानवरों कि में जो मेरे ख्याल से ये दो फॉर्म बनते हैं और कोई नहीं बनता है। और हमारे यहाँ एक ये भी बात है उत्तर प्रदेश में कुमुद जी आवाज आ रही है? कुमुद जी की आवाज यहाँ नहीं आ रही है। कि हाँ, हर नहीं आ रही। आ रही है, आई, अब आ रही है जी, आ रही अब है। आ अभी रही है, आई। हाँ अभी आई। जी बताइए बताइए। आ रही है, आ रही है अब। हाँ, तो मैं ये बोले पूछ कि रहा सुनील जी था कुछ कि पूछ रहे हैं। जो तोता जी बनता है आपके यहाँ, दरअसल मिथिलांचल में दो तोता बनाने का जी चलन है, सलाम। जिसको जी लटपटिया सुग्गा बोला जाता है वहां पे। जी यहाँ जी। एक ही तोता हाँ। बनाया जाता है या यहाँ भी दो तोते का कुछ उस तरह के नहीं, रूपाकार? ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत बहुत कंपल्सरी नहीं है। जैसे कभी कभी क्या करते हैं, जो वर वधू का नाम है तो दोनों साइड में बना देते हैं, एक इधर से बन गया एक इधर से बन गया। और कभी क्या करते हैं कि जैसे बांस का वृक्ष बना, बांस के ऊपर एक बीच में उन्होंने बैठा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दो ही बनते हैं। ये कोई जी बहुत कंपल्सरी नहीं। कभी कभी वो बीच में एक भी बैठा देते हैं, बांस के वृक्ष के ऊपर एक बीच का जो उसका सिरा है वहां पे कभी फूल बना देते हैं, और या तो उस फूल के ऊपर कभी एक तोता भी बैठा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दो ही बने, और कभी कभी जोड़े में भी बनाते हैं। मछली बनता है, मछली भी बन जाता है। ये सबका अपना अर्थ है। सब जो भी हमें लगता है कि जो भी लोक में जितने भी जानवर ने या पशु पक्षियों ने जितने भी लोग को प्रभावित किया उस समय, जब बनाना शुरू हुआ होगा मुझे लगता है, तो लोग को जिसने भी प्रभावित किया उस सब को उन लोगों ने कोहबर में डालने की कोशिश की। अब जैसे पुरैन हम लोग क्या भी बनता है, लेकिन वो फॉर्म चेंज है। वो फॉर्म चेंज है एकदम, मतलब पत्ता बना दिया, ऐसे पत्ते का आकार बना दिया। अब आप पूछे तो कहते हैं ये पुरैन है। तो ऐसा बहुत पुरैन भी बनता है, लेकिन कम बनता है, और उसका फॉर्म थोड़ा सा बहुत चेंज रहता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको वो डिजाइन के तौर पे एक बना दिया पुरैन, उसमें फूल बना दिया, पुरैन बना दिया। तो पुरैन यहाँ भी बनता है। और मेन तो यही है, इतना बनता है मेरे मृदुला ख्याल जी, से। जी। ये सारे कोहबर को प्रतीक वहाँ है, बस ये है। जी, कोहबर को तंत्र से कैसे जोड़ कर देखती हैं आप? कोहबर को तंत्र से इनफैक्ट आप उस तरह से नहीं जोड़ सकते हैं। मैंने कहा कि तंत्र क्या है। तांत्रिक जी कोई भी अरिपन जो है वो पूजनीय है। इसीलिए मैंने कहा कि इसको तंत्र से इसलिए जोड़ा जा सकता है कुछ हद तक, क्योंकि जो मेन सात पुरैन वाला जो केंद्रित पार्ट है इसका, वो पूजा के लिए। तो वो निश्चित रूप से एक ज्यामितीय आकृति है और वो पूजनीय है। उसमें सिंदूर लगा के तो कोई भी सिद्धि पूजा करके उसको उजागर करते, तो कहीं ना हम्म। कहीं जब पूजनीय है तो ये तांत्रिक चीज को मानिएगा। इसमें कोई हमको किसी को वशीकरण करने के लिए तंत्र होता है या कुछ होता है, ये नहीं है। जो पूजनीय है वो तंत्र है, वो श्रेयंत्र हो या यहाँ आप देखिएगा हम लोग एक सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करते हैं या दिवाली की पूजा, तो अष्टदल अरिपन बनाते हैं। कमल की प्रधानता है और पुरैन पात की प्रधानता है, तो हर चीज में कमल, इसलिए ये तंत्र के रूप में इसको माना गया। लेकिन मैंने जो कहा कि हम लोग के यहाँ जो कोहबर है उसमें 6 चीज मुख्य रूप से आते हैं। एक तो जी आध्यात्मिक रूप हो गया, जिसमें सूर्य चंद्र नव नवग्रह वो हो गया। एक उसका केंद्रित पार्ट जो हो गया वो 7 पुरैन का पत्ता हो गया। तो ये साथ ही होता है, इसमें भी फिक्स है। जो अभी कुमुद जी कह रही थी कि उनके यहाँ कोहबर, सही बात है, कोहबर तो सबके यहाँ होगा, लेकिन उनके यहाँ सभी चीज में कभी कुछ डालते हैं कभी कुछ डालते हैं, कुछ उस तरह से फिक्स नहीं रखते हैं। यहाँ पर क्या किए हैं कि कुछ चीज को एकदम फिक्स कर दी है कि इतना बेटा तुमको डालना ही है। हम लोग अपनी बेटे को भी सिखाते हैं तो ये कहते हैं कि इसको डालना ही होगा बेटा। तो कोहबर में तुमको 7 पुरैन का पत्ता ही डालना होगा, उसको सिमेट्री फॉर्म भी देना होगा कि सब, मतलब ये नहीं कि कहीं कहीं 7 पत्ता डाल दो, बीच में एक पत्ता रहेगा, 3 तरफ 3 पत्ता, दूसरी तरफ 3 पत्ता,
अगर कोहबर आप लोग ठीक से देखिएगा तो, और बीच में एक स्तंभ होता है, इसलिए इसको एक तरह से कुछ लोग रिवेश रिकॉर्ड लोग चाहे और पुपू जयकर वगैरह जो आजकल इन लोग रिसर्च में लोग आए, उन लोग उसको लिंग और योनि का भी प्रतीक मानने लगे। तो प्रतीक हाँ, के ये रूप में बहुत उसको ले लिया कि वो हाँ। शिवलिंग और योनि का प्रतीक, मतलब प्रतीक को जब मानने अरे लगे। लेकिन पहले मैं एक बार उसको नहीं, बता ये दूं, तो पूरा ब्रीफ कर दूं कि इसको मानने लग जी गए, ये है नहीं, लेकिन लोग जो इसको रिसर्च करने लगे तो बहुत रूप को प्रतीक कर लेते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, मैंने ये हाँ, हमने भी एक पढ़ा बार है। मैं इसको बता दूं, हाँ इसको मैं पहले एक बार बता दूं कि क्या इसमें मेन फिक्स चीजें हैं। वो है जी कि बीच में केंद्रित पार्ट है, एक तरफ बांस रहेगा ही, क्योंकि बांस का बीज जैसा कि कुमुद जी ने बनाया, सभी जगह बांस को वंश वृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो बांस का पेड़ रहता है, या उसको बांस में भी थोड़ा सा उसका जो करची वाला पार्ट है उसको लोग ज्यादा फैला के करते हैं, क्योंकि फैला हुआ बांस, तो वो एक रहेगा। ऊपर में सूर्य चंद्रमा नव नवग्रह और ककवा, जो इन्होंने कहा कि श्रृंगार की चीजें, यहाँ पर बहुत सारी श्रृंगार की चीजें नहीं रहती है, लेकिन ककवा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, सुहागिनों का प्रतीक माना जाता है। तो एक ही ककवा को सिंबॉलिक रूप में रख दिया गया है। और ये ककवा सिर्फ कोहबर में नहीं रहता, हम लोग के यहाँ जितनी पूजा होती है उसमें सब में वो सूर्य चंद्रमा 5 बनाते ही हैं लोग, सूर्य चंद्रमा नव नवग्रह और ककवा। खटवार बनाए जो जैसा कि कोहबर ये दिखा रही थी कुमुद जी के ऊपर खुला हुआ, तो वैसा भी हम लोग यहाँ खटवार बनता है, जहां पर दुल्हा दुल्हन का पटिया बिछाया जाता है कोहबर के रूप में नीचे में, तो वहां खटवार कहते हैं हम लोग के यहाँ। तो उस तरह का खटवार बनता है, वहां भी ये आकृति बनती है। तो कोहबर में हमारे यहाँ सूर्य चंद्रमा नव नवग्रह ककवा रहेगा, ककवा सौभाग्य के लिए, और सूर्य चंद्रमा नवग्रह नवग्रह तो 9 प्लैनेट्स हैं, और एक साथी जिसको नव भी कहते हैं और साथी भी कहते हैं, षष्ठी देवी सृष्टि की देवी के रूप में उसको माना जाता है। बांस रहेगा ही। फिर नीचे में पूरे को बॉर्डर से मेन में केंद्रित पिक्चर हो गया, उसके बाद उसको बॉर्डर से घेरा जाता है। उस बॉर्डर के बाद पशु पक्षी, चूंकि जल प्रधान क्षेत्र था ये, तो इसको एक सरोवर के रूप में भी लोग मानते। तो इसमें जितने जीव जंतु हैं वो जल प्रमुख है। तो मछली रहेगी ही, क्योंकि उसको भी फर्टिलिटी का प्रतीक मानते हैं। मछली, कछुआ, ये सब मस्त है, वो रहेगा ही, कहीं ना कहीं आपको डालना ही, ये नियम है। तो मछली, कछुआ, हम लोग सांप क्या का एकदम जोड़ा, हम लोग के सांप का जोड़ा, तोता का जोड़ा। और तोता का जोड़ा जो है सिर्फ ऊपर में नहीं दिया जाता है, अगर जगह है तो वो सातों पत्ता जो पूरा इनका है उसके चारों तरफ भी आप बहुत कोहबर में देखेगा कि उसको सजा के तोता बना दिया जाता है। मोर का जोड़ा, क्योंकि मोर मोरनी, तो ये सबको प्रतीक के रूप में माना गया। मोर मोरनी को चूंकि प्रेम का प्रतीक माना गया, तोता को कामदेव और प्रेम का प्रतीक माना गया, बांस को वंश वृद्धि का प्रतीक माना गया, वैसे ही मछली को फर्टिलिटी का प्रतीक माना गया। जोड़ा नाग सांप, कहते हैं कि सांप ऐसा जोड़ा, आदर्श जोड़ा दाम्पत्य जीवन में, तो वो नहीं होता है। बिच्छू को एक दिया गया, बिच्छू भी मस्त, वो और कुछ नहीं, बिच्छू एक, तो बिच्छू का मुझे जो लगता है उसका कहीं हमको ऐसे नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि जब अब हम लोग देखते हैं तो बिच्छू का डंक, कहते हैं कि प्रेम का दंश इतना जड़ तक जाना चाहिए जैसे बिच्छू का डंक होता है। तो मुझे लगता है कि उसको भी प्रेम के प्रतीक के रूप में ही लिया गया होगा, या मैं नहीं कह सकती कि उसका कहीं मैंने लिखा हुआ नहीं पाया, लेकिन बिच्छू को मुझे लगता है प्रेम का दंश जिस तरह से होता है, उसका दंश बहुत गहरा होता है, तो ऐसा ही प्रेम इस दाम्पत्य जीवन में भी। उसके बाद इसमें शिव पार्वती, जो कि मिथिला में शिव पार्वती की प्रधानता पूजा में ज्यादा रही, तो शिव पार्वती का और शिव पार्वती का ही शादी का रूप फिर राम सीता में लाया गया। वही भस्म लगाना, हम लोग यहाँ भी भस्म लगाते हैं, सिंदूरदान के पहले भस्म लगाने की परंपरा, तो वो शिव पार्वती वाला ही रूप को अपनाया गया था शादी के रूप को। तो शिव पार्वती जरूर रहेगा। उसके बाद सामाजिक रूप में अब लोग, वो इसलिए मैंने कहा कि वो सौंदर्यीकरण के लिए, मैं इसलिए इसको मानती हूँ रिसर्च, क्योंकि मंडप में उतना नहीं रहता है, पालकी और दुल्हा दुल्हन बिचकरी ये सब मंडप में नहीं रहता, लेकिन दीवार में चूंकि लोग महीनों दिन से बनाते रहते थे तो उसको सजाते रहते होंगे, तो उसमें ये सब चीजें आ गई। तो अब जो बनने लगा उसमें शिव पार्वती, मतलब भित्ति चित्र में है, अरिपन में नहीं है, लेकिन भित्ति चित्र में ये भी परंपरा शुरू से है कि शिव पार्वती रहेगा ही,
दुल्हा दुल्हन बिधकरी एक रहेगी ही, बेल का गाछ रहेगा ही, केला का गाछ रहेगा ही, पान का पत्ता रहेगा ही, पटिया एक रहेगा ही, क्योंकि हम लोग ने कोहबर में पटिया पर ही 4 दिन तक वर वधू रहते हैं और 4 दिन के बाद फिर सिंदूरदान होता है, तब एक्चुअली उन लोग का दाम्पत्य जीवन शुरू होता है। हम लोग यहाँ परंपरा ये थी, थोड़ा सा भी आप लोग को हंसी भी आएगी, 4 दिन तक पहले दुल्हा दुल्हन के कमरे में बूढ़े, जो बूढ़ पुरनिया कहते हैं, उन लोग आके सोते थे, क्योंकि बाल विवाह होता था, तो इन लोग का डर आपस में खत्म हो, तो कुछ बड़े बुजुर्ग औरतें उस रूम में आके रहती थी कि इन लोग का डर खत्म करें, और चौथे दिन फिर से सिंदूरदान होता, उसके बाद लड़का लड़की को एक कमरे में अकेले छोड़ा जाता था। तो ये पहले की बात थी, अब तो नहीं है, लेकिन ये पहले की बात। तो ये 4 दिन तक हम लोग के यहाँ उसी जानक डाला में, उसी कोहबर के सामने, कोहबर को रोज पूजा किया जाएगा, रोज सिंदूर टीका जाएगा, और तब चौथे दिन फिर सिंदूर टीक के, फिर हवन होके, तब इन लोग का कंजुगल लाइफ शुरू होता। तो कोहबर में ये जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो हैं, जो सामाजिक चीजें हैं वो हैं, और ये सभी मस्ट, कोई भी चीज इसमें हम लोग छोड़ नहीं सकते। उसके बाद सिर्फ सजाने के लिए अगर सजाइए, जगह खाली रह गया तो फूल पत्ती से भर दीजिए, लेकिन इतनी चीजें आपको डालनी ही डालनी है। अगर ये नहीं डाल रहे हैं तो आपका कोहबर अशुद्ध है। हम लोग भी ये कहते हैं कि इतनी चीज बेटा नहीं डालोगी तो ये तुम्हारा कोहबर अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए इतना चीज तो तुमको डालना ही। इसलिए आप प्राय देखिएगा कि हर एक कोहबर में, हो सकता है पालकी के लिए जगह नहीं बचे तो लोग नहीं डालेंगे दुल्हा दुल्हन के लिए जगह, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कहीं जगह बना के डाल दें। और ये सब जितनी पान का पत्ता हो, पटिया हो, पुरहर, पातिल, कलश और हाथी, वहां पर गौरी पूजता हुआ दिखाता है दुल्हा दुल्हन को, तो वो पुरहर, पातिल, कलश और हाथी, ये सब उसके अंकित रहता है। मोर का जोड़ा जी मृदुला जी, कुमुद जी, ये मृदुला जी जो बात कह रही हैं वो एक लिटरेचर है। कुछ चीजें उन्होंने रेखांकित की, बहुत सारी चीजें उन्होंने अभी नहीं रेखांकित की हैं जिसका विस्तार हो सकता है, लेकिन ये लिटरेचर, जी, ये लिटरेचर उत्तर प्रदेश में क्यों विकसित नहीं हो पाया? आज भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी कोहबर चित्र बन रहे हैं, जो भी आपने मुझे भेजा है, वो भू चित्र के रूप में, जो जमीन पर चित्र बनते हैं या जो दीवारों, जमीन से दीवार पे जो चित्र आए, आज भी वो उसी परंपरा में मुझे लगता है अपने मूल स्वरूप में वो ज्यादा दिखते हैं। उसका परिमार्जन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जिस अलंकरण की बात मृदुला जी कर रही हैं, या वो सारे तत्व जो दैवीय तत्व हैं, ये दैवीय तत्व वहां नहीं आते हैं। इसकी कोई वजह है? ये लिटरेचर डेवलप ना होने की कोई वजह है, या कहीं इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोहबर जो चित्र है वो मिथिला की तरह पढ़े लिखे समाज के बीच विकसित नहीं होता है, वो आम जन के बीच आज भी है, छुपा हुआ है, जहां लोग परंपरा के जरिए चीजों को देख रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे तो बड़ी बात ये है कि कोहबर तो ऐसा मतलब कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसी महिला नहीं होगी उत्तर प्रदेश की जो भी मतलब जो जनरली लोग गांव से ही जुड़े हुए हैं, शहर में भी ऐसा कोई नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जिनका गांव नहीं होगा, जो प्योर शहरी होंगे। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा नहीं होगा जो कोहबर जिनके घर में नहीं बनाता होगा, या वो महिला कोहबर के बारे में नहीं जानती होगी, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये हुआ कि जब लोग गांव से शहरों में आके बसने लगे, तो हमें लगता है जो हमने महसूस किया है कि लोगों को शायद कोहबर बनाना, मतलब उन्हें, अब क्या बताएं, हम तो नहीं कह सकते, मुझे तो लगता है शायद उनको थोड़ा सा देहाती पना भी लगता होगा कि अरे अब हम तो शहर में आ गए हैं, तो वो देहाती पने की जो भावना है उनके अंदर, वो ज्यादा, मतलब वो ज्यादा भारी हो गई। तो वो धीरे धीरे जो महिलाएं शहरों में रहने लगी, उन्होंने तो बनाना छोड़ दिया, उनके घर में बन रहा है, लेकिन वो कहेंगी कि हमको तो भैया बनाने नहीं आता है, तो वो घर की और किसी को पकड़ेंगी।
एक ये जो भावना आई कि वो किसी से फिर चलो तुम बना दो, तुम बना दो, अरे हमको तो आता नहीं है और हम बढ़िया नहीं बना पाएंगे ये। तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि इससे वो धीरे धीरे, मतलब जी एक सेकेंड, एक इसमें लोग फोन कर रहे जी मृदुला जी, जी एक एक प्रश्न ये भी यहाँ उठता है, कुमुद जी जी अभी जुड़ जाएंगी, किसी वजह से हाँ कट गया। हम्म, एक प्रश्न ये भी उठता है कि चूंकि मिथिलांचल में पढ़े लिखे समुदाय के बीच आप देखिए जो ब्राह्मणों की परंपरा है वो भी पढ़े लिखे समाज से आते हैं, जो कायस्थों की जो परंपरा है वो भी पढ़े लिखे समाज से आते हैं, लेकिन वहीं चित्रकला का जो एक दूसरा समाज है, कुमुद जी जुड़ गई, अ, ये सवाल कुमुद जी हाँ से भी हाँ। है। तो नहीं, पहले अ, इसको हम कंप्लीट कर। जी, जी जी। नहीं इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज नहीं, कर देता इसको हूँ थोड़ा कुमुद पूरा जी। मुझे कर लेने दीजिए। एक तो इस ये सवाल कारण को था। इस दूसरा सवाल को कारण मैं ये हो बदल गया। कर आपके सामने रख रहा हूँ, इसी सवाल को, जी जी। कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं है हम्म। जिसकी चर्चा मृदुला जी कर रही थी कि पुपुल जयकर जैसे लोग, या जब हम मिथिला चित्रकला के इतिहास में पढ़ते हैं तो अनेक भास्कर कुलकर्णी और तमाम लोगों का जिक्र आता है, समान उन्होंने सरकारी स्तर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिथिला चित्रकला को संरक्षण दिया, वहां की लोक कलाओं को जी संरक्षण दिया। उत्तर प्रदेश में संरक्षण की वो स्थिति नहीं दिखती है, जिसकी वजह से आज भी वो गांव देहातों की ही कला बनकर रह गई है, कोई कला रह गई। समाज विकसित हुआ नहीं। ये कहीं इसकी एक वजह तो ये नहीं है। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये आपकी बात को मैं 100% कह रही हूँ, क्योंकि जब किसी भी चीज को अगर बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसे उसका वैल्यू, मतलब अगर एक उसे सम्मान भी ना मिले, तो धीरे धीरे वो चीजें हाशिए पे चली जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में तो हालत ये है कि अगर आप हमने तो पहले भी बताया कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसने यहाँ के कोहबर चित्र को या लोक चित्र को, किसी भी लोक चित्र को कोई प्रमोट किया हो, किसने उस पे, किसी ने लोक कलाकार को कोई मतलब उसे कोई जगह दी हो, कोई स्थान दिया हो, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी मतलब प्रयास नहीं हुआ। और हम बताएं आपको, लखनऊ में लोक कला संग्रहालय है। उन्होंने एक बार बहुत पता किया भोजपुरी क्षेत्र के चित्र के बारे में जानने के लिए, और ये आप सुन के आपको आश्चर्य होगा कि उनको कोई मिला नहीं, कोई कलाकार नहीं मिला या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उन्हें पूर्वांचल की या भोजपुरी चित्रों के बारे में बताए। लेकिन कहीं से उन्हें किसी ने बता दिया कि डॉक्टर कुमुद सिंह का इस पे काम है, तो उन्होंने कहीं फोन वोन लेके मुझे फोन किया। खैर हम गए वहां, उन्होंने एक लेक्चर रखा मेरा, हमने वहां लेक्चर किया। उनको, वो लोग खरीदेंगे कहाँ तक, हमने उन्हें दो पेंटिंग फोक की, कोहबर की ही, उनको कोहबर से मिलती जुलती हमने दो पेंटिंग यहाँ से ले जाके हमने उनको गिफ्ट किया कि ये आप अपने संस्थान में लगाइए। और उसके बाद हमने उनको बहुत सारी मतलब चित्र बताए कि आप जब भी कहिएगा आके यहाँ पे पेंट हो जाएगा, उसका यहाँ पे आकृति बन जाएगा। आप कहेंगे एक कार्यशाला भी करने के लिए हमने कहा कि एक आप कार्यशाला ऑर्गेनाइज कराइए, जहाँ पे और भी लोग आए और सीखें। लेकिन उसके बाद से कोई भी प्रयास, कुछ भी, कोई भी काम नहीं हुआ और दोबारा मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। वो थोड़ी बहुत उन्हें जो जानकारी चाहिए थी उतनी मिल गई, बात खत्म। तो कोई प्रयास नहीं। ऐसे ही मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक अयोध्या में भी कुछ है, संस्थान है कुछ, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। उन्होंने तो सिरे से डिनाई ही कर दिया कि ऐसी, ऐसा कोई आप लोगों के यहाँ लोक कला है नहीं। तो मेरे थोड़ी बहस भी हुई। तो ये हाल है कि जब आप, एक आर्टिस्ट आपके सामने है, खड़ा है लोक कलाकार, और आप उसको मान नहीं रहे हैं, आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी लोक कलाकार है वो चित्रों के लिए वो धीरे 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 इसमें उनका जो प्रयास था वो धीरे धीरे कम होता गया। और कोहबर तो बनता है, अब भी बनता है शादी में, वो कंपलसरी, ये भी हम कह रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जिस तरह से मिथिला चित्रकला जो
मतलब क्या बताएं उसको, जो फूली फली, जो वो उसने जो भी संवर्धन किया, जो भी उसका जो विकास हुआ, जितनी वो यहाँ पे ऐसा कोई सरकारी प्रयास नहीं इस, हुआ या इसमें कुछ भी नहीं थोड़ा हुआ सा जिसके बल पे काम। और जी इसमें जी। दूसरी थोड़ा बात सा एक मैं चीज और बोलना है कि चाहूंगी सुनील जी। हाँ हाँ। हाँ, जी इसमें जी। एक बार जी कुमुद जी पूरा इसमें कर लें, फिर हम आते हैं आपके पास। जी जी कुमुद तो जी। और दूसरी बात है कि धीरे 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 रिसर्च तो बहुत हुए। जहां तक मेरी जानकारी में है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कम से कम 10-15 रिसर्च तो मेरी जानकारी में है, बाद में मुझे नहीं पता है। रिसर्च जी जी मृदुला जी। रिसर्च करने के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि सबसे सरल उन लोगों को यही लगता था पहले कि फोक पे कर लो, लोक कला पे, लोक चित्रकला पे रिसर्च हुए हैं। कितने जूनियर मेरे हैं जिन्होंने किया, लेकिन वो रिसर्च करने के बाद वो रिसर्च की थीसिस वहां यूनिवर्सिटी में जमा हो जाती है। उसके बाद उस रिसर्च पे कोई बात नहीं, उन कलाकारों का कोई वो नहीं होता है कि हाँ इनको हम कलाकारों को लाएं और उनको हम यूनिवर्सिटी में भी एक आप लोक कलाकारों की एक कार्यशाला कर सकते हैं। और जबकि मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में फोक एक चैप्टर के रूप में है, पढ़ाया जाता है, लोक कला पढ़ाई जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाई ही जाती है। किसी भी कला के बारे में ना उनको प्रैक्टिकल, किसी भी आर्टिस्ट को जबकि लोक कलाकारों को बुला के आप उनसे परिचय कराइए, उनके आर्ट को दिखाइए, आर्ट फॉर्म को दिखाइए, तभी तो वो कलाकार और प्रेरित होंगे काम करने के लिए। तो जी ऐसा कुछ यहाँ पे लोक कलाकारों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। जी मृदुला जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ, नहीं मैं कह रही थी ना कि कुमुजी का कहना बिल्कुल सही है कि मिथिला में बाद में जो अभी सरकार से या देश विदेश में विदेशी भी आए, सभी कुछ हुआ, लेकिन ये पूर्णतः तथ्यात्मक नहीं है कि सिर्फ इसकी वजह से ये कला रह गई। कला उसकी वजह से बढ़ी है, और बल्कि बढ़ी है तो थोड़ा सा उसका रूप बदल गया, लेकिन परंपरागत जो कलाएं हैं इसकी और परंपरागत जितने चित्र हैं वो नहीं बदला। और वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपने जीवन काल में, बल्कि हमारी माँ ने अपने जीवन काल में, कोहबर में सिर्फ कोहबर नहीं बनता था, कोहबर बनता था एक जो हम लोग की पूजनीय आकृति थी, वो कोहबर बनता, उसको कोहबर कहते थे। लेकिन कोहबर घर में पूरा दीवार सजाया जाता, पूरे मंडप में, पूरे जहां से बाराती आएगी आंगन तक, वो पूरे रास्ते में, तो वो सजावट आज भी लोग करते हैं। कोबर में शिव पार्वती कदम का गाछ, तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी मिथिला में जिसको लोग कभी नहीं छोड़े। वो जब तक सरकार का संपोषण मिला उस समय की बात नहीं है, उसके पहले भी उन लोगों ने कभी छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा ना कि वो अभी भी उस चीज में कहते हैं कि ये अशुद्ध हो जाए, इसका मतलब कि कुछ उन लोग उसको इतना गहराई से लिए हुए, मन में पाले हुए हैं कि ये मुझे करना ही है, इसको छोड़ ही नहीं सकते। तो वो डर था कि नहीं, ये नहीं करेंगे तो कुछ अशुभ ना हो जाए, इसलिए वो परंपरा इस तरह से। और माँ बेटी को सिखाती थी, तो इसकी वजह से माँ उसके जहन में इतना भर देती थी कि बेटी से ही, लड़कियों से ही परंपरा चलती है संवर्ध। जो मैं कहती हूँ, मेरा जो मानना है कि संस्कृति और इसको समृद्ध बनाती हैं लड़कियां भी। और कुछ मिथिला क्षेत्र का परिवेश भी ऐसा रहा कि वो नदियों से घिरा रहा, तो इसकी चीजें, या मिथिला के लोग बहुत पलायन नहीं हो पाए शुरू, तो लोग वहां रह गए, तो अपनी कला को भी जीवित रखना। बहुत पलायन हो जाता तो हो सकता है कि उतनी चीजों को नहीं संरक्षित रख पाते, लेकिन मिथिला के लोग अपने जगह पे रहे, वो चीजें रह गई, तो उससे, जबकि भित्ति चित्र का तो चीजें मिट जाती थी, चली जाती थी, अरिपन मिट जाता था, लेकिन अरिपन अब गवा संक्रांति में होगा ही, देवोत्थान एकादशी में देव को उठाने के लिए पूरे आंगन में अरिपन होगा ही। तो ये कुछ चीजें जो मान्यता मन में एकदम बैठा दी गई है, उससे लोग अभी तक उसको जीवित रख रहे हैं। तो सरकार की तरफ से एक चीज और मुझे बाजारीकरण कर लगता दिया। है मृदुला जी, जी मृदुला जी, जी मुझे एक चीज और लगता है कि जी जैसे हमारे घर में भी माँ, ये कभी हम लोग जब घर में रहते थे, अपने कमरे में बंद रहते थे, तो माँ कहती थी क्या कोहबर में घुसे हुए हो।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये शब्द अपरिचित नहीं है। मगध में कोहबर चित्रण की परंपरा न के बराबर है, लेकिन ये शब्द अपरिचित नहीं है। और इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि कभी न कभी इसके चित्रण की परंपरा रही होगी, जो जो किन्हीं वजहों से खत्म हो गई, खत्म हो है ना। गई। तो एक तरफ कोई चीज खत्म हो रही थी और दूसरी तरफ क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि कोहबर चित्र 1919 या उस समय में जो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने दर्ज किए अपने पास, वो कोहबर चित्र जितना सिंपल दिखता है, सिंपलिसिटी एक उसमें दिखती है, आज उतनी सिंपलिसिटी कोहबर चित्रों में नहीं मिलती है। तो चित्रों का तो विकास होते रहता है। ये संभावना है कि कोहबर चित्र पहले जो बनते रहे हों, एक संभावना के तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि पहले जो बनते थे वो कहीं सिंपल थे, वो शायद उतने सिंपल रहे होंगे जितने सिंपल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हजारीबाग में भी बनता है या झारखंड में बनता है। ये कलाओं के विकास के क्रम में, चूंकि मिथिलांचल पढ़ा लिखा समाज था, जिनके बीच ये कला विकसित हो रही थी, तो उसका भी तो असर पड़ा होगा। नहीं, उसका वही मैंने कहा ना कि पहले माँ उसी के थ्रू सिखाती थी, सिर्फ कोहबर नहीं। हमारे यहाँ मिथिला में बहुत सारे अर्पण ऐसे हैं जिसमें उसी के थ्रू माँ बेटी को सिखाती थी। अक्षर ज्ञान नहीं था, फिर भी अर्पण के थ्रू सिखाती थी। तो निश्चित रूप से इसलिए वो परंपरा रह गई। और ये जब बाजारीकरण इसका हुआ तब इसके आयाम और बढ़े हैं। अब कलाकार लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, पहले माँ से सिर्फ ट्रेनिंग लेते थे लोग। गांव घर की जो दादी नानी थी वो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था। मेरी बेटी अभी अमेरिका में है, कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, वो घर से। लेकिन अब लोग इसके लिए इंस्टीट्यूट बन गया। निश्चित रूप से जब जीविका का साधन बन गया है तो कलाएं अब निखरेंगी। अब तो बल्कि कलाकार अपनी तरफ से अपनी अपनी शैली बना रहे हैं। अब तो मिथिला में आप ये नहीं कहिएगा कि सिर्फ परंपरागत कलाकारी हो रही है, अब सभी कलाकारों की अपनी शैली बन रही है। कोई रेखा शैली, पहले 3 ही शैली हुआ करती थी, रेखा शैली और विस्तृत शैली और भरवा शैली। अब आप देखिएगा गोद्दा शैली आ गया, अब देखिएगा आप बिल्कुल बिद्दू शैली आ गया। अब जो रेखाएं भरी जाती हैं, भरने का भी स्टाइल सब अलग अलग हो गया है। सभी कलाकार की अपनी शैली हो गई। कोई अब कागज पे गोबर से लीप के तब कलाकारी करता है, तो जैसा डिमांड होगा, जब निश्चित रूप से जब जीविका का रूप ये ले लिया तब तो मार्केट जैसा डिमांड करेगा वैसे कलाकार भी अपना चीज बनाएंगे और परिमार्जित रूप में बनाएंगे ताकि उनकी बिक्री अच्छी हो। लेकिन परंपरागत रूप से भी ये नहीं कहिएगा, सिंप्लिसिटी होते हुए भी मैंने जो कहा कि जो चीजें बननी थी तो उतनी निश्चित रूप से यहाँ बननी होती थी। उसमें फिर इधर उधर नहीं होता था कि इसको छोड़ दो उसको बना लो, इसको छोड़ दो उसको डाल दो, वो वाली बात नहीं होती थी। इसलिए थोड़ा सा ये ट्रेनिंग के पार्ट होते होते एक तरह से समझिए टेक्स्ट बुक टाइप चीज हो गया था कि उतनी चीजें मुझे डालनी है। तो एक तरह से सभी लोग रट भी लिए थे कि इतनी चीजें तो मुझे इस अरिपन में डालनी ही है। अब कमल, भातृ द्वितीया में कमल का फूल बन के ही घेरा लगा के तब भाई दूज पे टीका लगाया जाएगा, तो वो अरिपन आज भी बनेगा, क्योंकि भाई आएगा तो उस अरिपन पर पांव रखेगा तभी हम उसको टीका लगा सकते। तो ये आज भी बहन को आए नहीं आए, लेकिन बहन से ही वो अरिपन बनता, बहन ही बनाएगी अपने भाई के लिए। तो माँ बेटी को सिखाती है, अरे तुम्हारे भैया आएंगे, तुम्हारा भाई इस पर पांव रखेगा, इसको ऐसे बनाओ, ऐसे रेखा डालो, ऐसे करो। इसी से सीख जाती थी लड़कियां। तो ये चीजें जो है ना, कुछ वो चीजें यहाँ पर अनिवार्य रूप से जो कर दिया गया, इसलिए ये कला रह गई। और बाजारीकरण होने के बाद तो निश्चित रूप से घर घर की पेंटिंग हो गई है, वो अलग चीज है और परिमार्जित रूप हो गया है। लेकिन ये कला संवर्धित और संरक्षित रही है अपने पढ़ाई विधा के कारण और अपने संस्कारगत जो नियम तक करना है, अनिवार्यता करना है, इस वजह से ये कला आज तक रही, नहीं तो बीच में ही हालांकि इस पर भी सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये कला उत्तर प्रदेश में भी अगर कंटिन्यू कर रही है और वहां पढ़ाई हो या ना हो, अगर कला के लिए पढ़ाई हो ये बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि मिथिला चित्रकला में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है लेकिन कला में बहुत उत्कृष्ट हैं।
पहले भी मध्य प्रदेश या गांव में आदिवासी जो कलाएं हैं, वो कलाएं कहीं ना कहीं हमारे लोक कलाओं में है, वो भी हमारे लोक कलाओं का ही हिस्सा है। नहीं, पहले तो भी शिक्षा मिथिला एक, में भी नहीं था। माँ जी अक्षर पहले ज्ञान मिथिला नहीं में था, भी नहीं था। मिथिला में भी नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं जी था, अरिपन के थ्रू पढ़ाती थी। यही मैं जी। कह रही हूँ कि अक्षर तो ज्ञान नहीं तब भी माँ पढ़ाती थी अरिपन के। उस पढ़ाने की प्रक्रिया का या उस चित्र के ज्ञान के जरिए शिक्षा देने की जो परंपरा है, ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद उस रूप में विकसित नहीं हो पाई जिस रूप में उसको बढ़ना चाहिए था। और उसकी एक बड़ी वजह जाहिर तौर पे कभी राजा महाराजाओं ने मिथिलांचल को समर्थन दिया, स्वयं को जोड़े रखा, और उत्तर प्रदेश में ये स्थिति आज भी बनती नहीं दिख रही है। कुमुद जी से बातचीत हो रही थी, कुमुद जी ने कहा कि आज भी ये स्थिति बनती नहीं दिख रही है। कुमुद जी, कमी नहीं कहाँ हो रह सकता। जाती दिख रही है? कहीं कमी रहती दिख रही है कलाकारों की तरफ से या सरकार की तरफ से? आप स्वयं योगी जी के क्षेत्र से आती हैं, जो कला संस्कृति प्रेमी हैं, तो कुछ तो कमी रह जा रही है, नहीं, या हम अपनी बात वहां नहीं तक सही कमी तो तरीके से रह नहीं जा रख रही पा है रहे और हैं। नहीं बहुत सारे ये हो सकता है, ये हम आपकी बात मान सकते हैं कि हमारी बात शायद वहां तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। और जैसे देखिए गोरखपुर का टेराकोटा फेमस है, तो अभी उसको योगी जी ने उसके लिए भाई कह दिया कि गोरखपुर के लिए ये एक चिन्हित वो आर्ट रहेगा। लेकिन ये है कि हम शायद हम लोग अपनी बात को उनके सामने नहीं अच्छे से कह पा रहे हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कलाकारों की तरफ से हम तो नहीं कह सकते हैं कि कम प्रयास हुआ है, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे रिसर्च हमारे वहाँ हुए हैं। और दूसरे को तो हम नहीं कह सकते हैं, हम खुद अपनी बात कह रहे हैं जो भुक्तभोगी हैं हम, कि 1992 से हमने रिसर्च का वर्क शुरू किया था और आज तक मैंने कोहबर पे इतना काम किया है। और गोरखपुर के दीक्षांत समारोह में जहाँ पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के 3 टीचर्स की एग्जीबिशन उस दीक्षांत में लगा था, उसमें एक हमारा शिष्य के तौर पे लगा था कि मैं वहाँ पढ़ी हुई हूँ। और उस समय मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी की एक संस्था है श्रीमंडल महिलाओं की संस्था है, वो यूनिवर्सिटी की ही संस्था है, उसकी मैं अध्यक्ष वो थी, सचिव थी। तो उस दीक्षांत में सोचिए कि दीक्षांत यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा प्रोग्राम होता है। उस दीक्षांत में 3 टीचर्स में 2 टीचर ने अपनी अलग मॉडर्न और इस तरह की पेंटिंग लगाई थी। सिर्फ मेरा जो था वो कम से कम 10 कोहबर का चित्र हमने उसमें लगाया था। स्पेशली मैंने सिर्फ कोहबर का ही लगाया था। और उसको इसीलिए त्रिवेणी नाम भी दिया गया था कि तीनों आर्टिस्टों की अलग अलग 3 आर्ट फॉर्म थे। एक एक मैडम थी, वो बहुत छोटी छोटी पेंटिंग मिनिएचर बनाती थी, और एक मॉडर्न आर्ट का था। तो तीनों आर्ट की उस दीक्षांत में 3 फॉर्म बनाए गए, जिसमें सिर्फ फोक का मेरा था। और बताऊं आपको कि जितने पेपर थे उसमें सिर्फ फोक उसी का ज्यादा फोटो छपी। जितने भी दर्शक आए वो वही कोहबर के सामने ही खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे, अपने अनुभवों को बताते थे, क्योंकि वो उससे तुरंत जुड़ जाते थे। जो भी आता था वो उस कोहबर से जुड़ जाता था, और मिनिएचर से और वो मॉडर्न आर्ट से नहीं जुड़ पाता था। और उसके पहले हमने एक लखनऊ ललित कला अकेडमी में हमने कम से कम 25-30 कोहबर का, जिस कोहबर फॉर्म को मैंने प्लाई पे और हार्डबोर्ड और प्लाई और कैनवस 3 पे हमने 2x3 आकार का, 2x3 2x2.5 का था। और वो 25-30 कोहबर हमने तैयार करके और लखनऊ ललित कला अकेडमी में हमने सिर्फ कोहबर पे वो चित्र लगाए थे। और बहुत सारे पेपर में पूरा उसका मेरे पास कटिंग पड़ी हुई है, पेपर में बहुत सारा काम वो निकला। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हाई कोर्ट बगल में है, और हाई कोर्ट से मतलब हमने इनवाइट कर दिया था, उसमें से 15-20 वकील आए थे। और इतना अच्छा उन लोगों ने फील किया कि वो वहां बैठे और उन्होंने कोहबर का गाना गाया। मतलब वो, मुझे अफसोस होता है कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं रख पाई। वो उस कोहबर के पूरे एग्जीबिशन में उन्होंने बैठ के 1-2 घंटे एंजॉय किया, कोहबर का गीत भी गाया, कि इसको देख के तो मुझे कोहबर का वो सारा याद आ रहा है। और एक पीसीएस अधिकारी थे, उन्होंने मेरा कोहबर का एक
पहली बार मुझे लगा कि कोहबर चित्र उन्होंने खरीदा था। आज भी उनके घर में, वो गोमती नगर में रहते हैं, आज भी उनके घर के बरामदे में वो लगा हुआ है। और अभी पिछले 2 साल पहले योगी जी के ही एक बहुत खास लोग थे, उनको कुछ फोक चाहिए था, वो आए मेरे पास, उनको पता चला कि इनके पास है, इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो हमने उनको 5 कोबर, 5-5 हजार के उस पे मूल्य पे मैंने 5 कोबर उनको बेचा, विक्रय किया। मतलब ये प्रयास रहा मेरा। तो हमने तो बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन अब थोड़ा समझ में नहीं आता है कि कहाँ कमी रह गई। और अब तो सुमित जी की बात से मुझे यही लग रहा है कि शायद हम लोग योगी जी तक वो बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये भी हो अ, सकता है। लेकिन बहुत सारा हमने तो बहुत काम किया उसको हम लोग लगभग बाहर अब करने का, बातचीत लोग के, जाने। लेकिन अब पता कुमुद नहीं। जी, हम लोग अब लगभग बातचीत के जी अंत में हैं। मृदुला जी जी, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो जी कायस्थ समाज के बीच जो कोहबर की परंपरा है उसमें 7 पात बनते हैं, और जो ब्राह्मणिकल परंपरा है वहाँ 10 पात बनते हैं, है ना? कुमुद जी, क्या बहुत संक्षेप में इस बात को जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे एक वरिष्ठ रिसर्चर हैं, कलाकार हैं संजय सिंह जी, हम्म, जिन्होंने पूर्णिया अंचल जी पे काफी काम किया है, उसके भित्ति चित्रों पर काफी काम किया है। तो उनका एक प्रश्न था, हाँ, उनका बिहार की क्वेश्चन है। स्थिति तो, जी, बिहार की देखिए, स्थिति तो हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी क्या कोहबर जातियों जी के हिसाब से भी कुछ है, उसमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, या सामान्य नहीं सामान्यकृत हैं वो? नहीं, थोड़ा है। जैसे हमने जो देखा है, हमने जो सर्च किया है कि ब्राह्मण फैमिली, नहीं नहीं बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा जैसे ब्राह्मण परिवार जो है उसका हमने सर्च किया है कि मतलब एक, ये 100% तो कोई श्योर नहीं है, ये नहीं है कि वो 100% कंपल्सरी है। बट जो रेशियो जो ज्यादा है वो हम बता रहे हैं। ब्राह्मण फैमिली में ज्यादातर अभी आपके पास एक चित्र होगा जो वो उंगली से बिंदी कर करके उन्होंने जी पूरी पेंटिंग, एक लड़की बना रही है। सुनील जी, अभी आपने शुरू में दिखाया भी है, वो जी जी ब्राह्मण फैमिली का है। और हमने जहां तक सर्च किया है कई ब्राह्मण फैमिली का, उन लोगों के यहाँ वो उंगली से ही, वो कहीं कोई कूची कुछ नहीं, वो उंगली से ही वो पूरा कोबर बनाते हैं। तो उंगली से वो हल्दी से, और कुछ नहीं, हल्दी और चावल मिला के, वो ब्राह्मण फैमिली में ज्यादातर उसी उंगली से वो लोग सूरज चांद जितना भी उन्हें फॉर्म बनाना है वो बनाते हैं। उसी तरह हमने एक रिसर्च किया है, तो मुझे पता चला कि मतलब एससी फैमिली समझ लीजिए, एससी फैमिली में आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हेलो? हाँ हाँ हाँ, जी, आ रही आवाज है, आ आपकी रही है। आवाज आ रही है हम लोगों तक। हाँ कुमुद जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो? हाँ जी, आवाज आ आपकी रही है। आवाज आ रही है कुमुद जी। हेलो? हाँ, आवाज आई? हाँ जी, जी आई जी, आ आवाज? रही है। हाँ, आ इसी रही है। तरह एससी फैमिली में हमने देखा है कि वो लोग बनाते तो हैं, फॉर्म बनाएंगे सब, रेखा चित्र, मगर जब कलर करते हैं वो सिर्फ आलते से करते हैं। आलता जो पैर रंगने वाला आता है, बल्कि एक कोबर हमने लिया भी था, लेकिन शायद वो हमने इकट्ठा किया था, मगर शायद वो आलते के कारण वो उसको कीड़े खा गया। लेकिन वो मुझे मतलब वो मुझे पता चला था कि उन लोगों के यहाँ सिर्फ आलते से काम होता है, आलते ही से वो लोग कलर करते हैं। स्केचिंग तो कर लेंगे मगर वो कलर आलते से करेंगे। दूसरी एक चीज और हमने देखा कि अब वो बहुत ऐसा नहीं है कि किसी कास्ट से हम लोग उसको वो कर ले, लेकिन यादव फैमिली में हमने देखा कि ज्यादातर वो लोग हाथ के थापे का प्रयोग ज्यादा करते हैं। हाथ, हमारे यहाँ जैसे कहीं कहीं कोबर में सिर्फ हाथ के थापे ही बन जाते हैं। जैसे वही बता रहे यादव फैमिली है, या मतलब वो बहुत ऐसा नहीं है कि सारे यादव फैमिली में, लेकिन कुछ कुछ जी, आपकी आवाज कट रही है कुमुद जी।
मृदुला जी, और कोई अंतर होता है क्या इसमें, जो हमारे यहाँ ब्राह्मण और कायस्थ परंपरा में जो चित्र बनते हैं कोहबर के, उसमें और भी कोई अंतर मिलता है आपको इस इन पत्तों के नहीं, अलावा? इन पत्तों के अलावा मुझे बहुत खास अंतर नहीं मिलता है। सिर्फ क्या है कि उन लोग जो बनाते हैं तो उन लोग ज्यादा भरवा शैली बनाते हैं, और कैस्ट में जो बनता था वो ज्यादा रेखा शैली बनती थी। उन लोग कैस्ट में खैर, अब तो मुझे लगता है कि ये परंपरा बहुत खत्म मिल हो गया। रही है। अब तो सब खत्म जी हो गया। जैसे मैंने कहा, जब से बाजारीकरण हुआ तब से सब खत्म हो गया। लेकिन हम जी लोगों ने अपने आंख से भी जो देखा था, तब भी देखा था कि उधर की परंपरा जो थी, क्योंकि हम लोग के गांव में सभी लोग थे, तो उन लोग जो बनाते थे वो भरवा शैली बनाते थे, और माँ लोग जो बनाते थे वो कचरी शैली ही बनाते, और जो भी काम करते थे। तो ये परंपरा थी। अब उसका तो कोई महत्व नहीं रहा। अब तो सभी लोग जो मार्केट में कह रही है कि मार्केट जो डिमांड कर रहा है, या खुद भी जो अच्छा लगता है वो कर। और थापा की बात जो है वो मैं कहूँ कि हम लोग के यहाँ अभी भी ये थापा वाली बात है। सिर्फ ओवर चिरागो घर से लेके जो बर्फक स्थान है गांव में, सभी जगह मृतिका की पूजा जहाँ होती है, तो थापा मुझे लगता है, मैं तो यही मानती हूँ कि थापा अपने यहाँ, उस दिन मैं कह रही थी, थापा अपने यहाँ मूल आकृति थापा ही है। थापा में सिंधु, उसके बाद वो आकृति के रूप में रूप लेता गया होगा, और आज ये परिमार्जित रूप है, परिष्कृत रूप है। लेकिन थापा मूल रूप से थापा ही है अपने यहाँ पूजा का और अर्पण का, या भित्ति चित्र का रूप कहिए। तो थापा लोग लगाते थे और सिंदूर से टिकते थे। यही से शायद शुरुआत हुई है हम लोगों के कला की, फोक कला की, मुख्य रूप से कहिए तो कुमुद जी जुड़ गई हैं, बस हम लोग बातचीत समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा कुमुद थोड़ा जी, है जी यहाँ जी थोड़ा सा, जी 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 जी, मुझे लगता है कि अब हम लोग इस चर्चा को विराम दें। मुझे लगता है कि विषय हम लोग जब बहुत जी विषय कह रहा है कि मुझे ये विषय ऐसा है कि बहुत, हाँ, बहुत सारी बहुत बातें लंबी चर्चा हो जाएगी। बहुत हाँ, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि जितना ज्यादा हम लोग, सौभाग्य से ये भी है कि कुमुद जी भी इसमें खुद रमी रची हैं, मैं खुद भी रची बसी और आप भी, तो दोनों भावनात्मक रूप से भी हम लोग इतना जुड़े हुए हैं। हम लोग जुड़े हैं, हमें तो कहीं पता। अब जैसे कल सुनील जी ने बताया ना कि सुनील जी आप बता रहे थे कि कोबर, सुनील जी जैसे बता रहे थे कोबर दो बार बनता है। जी सुनील जी, ये आपने बताया बघेल खंड की बात नहीं, फिर हमने पता किया, कल हमने बहुत जगह फोन घुमाया। अब बता रहे हैं आपको, यहाँ भी जो रिचुअल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, जैसे ब्राह्मण फैमिली में खैर अभी भी बहुत ज्यादा वो लोग फॉलो करते हैं, ये मानना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा सा आधुनिक हो गए हैं। तो अभी एक सेकेंड, तो अभी एक मिनट, तो जो ब्राह्मण फैमिली, हमने 2-4 को फोन घुमाया कल, पता चला कि वो लोगों के यहाँ 3 बार कोहबर बनता है सर। कब बनता है? एक तो शादी होती है, फिर उनका गौना उनके में रखा जाता है, तो जब गौना होता है तो फिर वो बनता है, और जनेऊ में भी बनता है। तो कल हमने पता किया, तो अब मैं उस फॉर्म को मैं इकट्ठा करूंगी। अब वहाँ एक ब्राह्मण फैमिली, चलिए ये हम लोग के यहाँ भी चूड़ाकरण जनेऊ में भी बनता है, गौना में भी बनता है, वो 5 साल बाद ये हर जगह है, हर जगह है। फॉर्म चलिए का कुमुद फर्क जी, है, लेकिन थोड़ा कलर का। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि हमने आपसे कुछ साझा किया और आपने उसके बारे में पता करके एक नई बात रखी। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कोहबर चित्रों पर और विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। और आज की बातचीत भले ही हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कोहबर पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। हम लोग मध्य प्रदेश पर भी बात करेंगे, झारखंड पर भी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी बातचीत करेंगे, बिहार में भी जो बात है उसमें ये है कि कोहबर के अलग-अलग रूप, अलग-अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वो भोजपुर के क्षेत्र में भी कोहबर की उपस्थिति बताई जा रही है या है। और मेरी तो एक अंगिका मैं बताऊं,
तो उन्होंने बनाया और उसके बाद कहा कि मेरी फ्रेंड है तो उसने कहा कि मृदुला हम लोग तो उस तरह से तुम लोग के यहाँ जिस तरह से बनता है उस तरह से नहीं बनाते हैं, लेकिन ये चीजें बनाते हैं, तो तुम मेरे बेटे की शादी में बना दो जिसमें अपनी भी चीजें डाल दो और जो जी हमें एक बात कहनी है सुनील जी को। शादी में बना। जी 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 बोलिए जी कुमुद जी। सुनील जी को जाते जाते मैं थैंक्स कहना चाहूंगी सुनील जी कि मतलब जैसे वो हाँ कह रहे थे, आपको थैंक्स कहना चाहूंगी कि शायद आपका जो ये प्रयास है वो उत्तर प्रदेश में भी कोहबर कलाकारों के लिए कुछ शायद अच्छा कर हो जाए और अच्छा कर जाए, तो कोई नहीं कह सकता है कि मुझे लगता है इसके लिए आपको थैंक्स। नहीं, ये तो मंच ही है कलाकारों का। कला से जुड़ी हुई बातें और कला समाज की बातें, उसके बहाने हम वो पक्ष भी सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे कलाकार जूझते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पहलू हैं, जाहिर है उन तरफ भी हम लोगों की कोशिश रहेगी कि वो पहलू भी हम इसके साथ जोड़ पाए, और अच्छे लोग जुड़ेंगे तभी ये काम पूरा भी हो सकता है। ये किसी व्यक्ति विशेष से पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है कि अलग-अलग क्षेत्र के लोगों को अंततः सामने आना पड़ेगा। मैं इस बारे में कुमुद जी आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसको गोदावरी दत्त, जो मिथिला चित्रकला की बहुत सम्मानित कलाकार हैं, वो एक बात कहती थी कि हमें जो जापान में मिथिला म्यूजियम के जो डायरेक्टर हैं टोकियो हासेगावा जी, उन्होंने उनसे कहा था कभी कि जब मतलब एक समय ऐसा आएगा कि बिहार से लोग मिथिला म्यूजियम जापान आएंगे ये देखने के लिए कि मिथिला चित्रकला कैसी होती थी। तो हालांकि अब उनकी बात गलत साबित हो चुकी है ऑलरेडी। हमारे यहाँ चीजें इस रूप में विकसित हुई हैं, बेहतर, बहुत ही बेहतर विकसित हुई हैं, और लगातार इस दिशा में निजी प्रयास भी हैं, सरकारी स्तर पे भी प्रयास हैं। ये प्रयास मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी जल्दी ही शुरू होगा, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं संस्कृति प्रेमी सरकार संस्कृति को प्रमोट करे, इसकी अपेक्षा तो हम रख ही सकते हैं। तो मैं नहीं जानता हूँ ये कितना हो पाएगा, लेकिन अपेक्षा रखने में कोई बुराई नहीं है, उम्मीद कायम रहना चाहिए। तो फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। हम लोग कोहबर पर अगली चर्चा अगले हफ्ते करेंगे, शनिवार को ही रात 8 बजे फिर से एक बार। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, और आप दोनों सम्मानित मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, आपका भी सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, और कुमुद जी नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।